करूंगा। ठीक है। तो आप सभी को मैं शकुंतला मित्तल प्रणाम करती हूँ। आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और आज हम सब एक ऐसी कहानी संग्रह पर संवाद के लिए एकत्र हुए हैं जिसमें बहुत सी भावनाओं। क्या बीच उमंगी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। कृपया बेहतर उमंगी। होगा सब लोग अपने माइक्रोफोन म्यूट कर दें। जब हाँ जरूरत हो जी। उसका तभी इस्तेमाल करें, वरना इको होगी, प्रॉब्लम्स होंगी। जी। तो हम सब आज यहाँ एकत्र हुए हैं एक ऐसे कहानी संग्रह पर संवाद और परिचर्चा के लिए जिसमें भावनाओं की गहराई है और पात्रों के माध्यम से मानव मन का विश्लेषण बहुत सुंदरता से किया गया है। रिश्तों की जटिलता और उसके विभिन्न रूपों के ताने बाने बुने गए हैं। और ये कहानी संग्रह में दिखाना चाहूंगी बहुत ही प्रतिष्ठित वरिष्ठ लेखिका उमंग जॉली सरीन जी का है, उसके गुलमोहरी रंग। ये मेरे पास है। इसका आवरण चित्र आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर आवरण चित्र है। और पीछे उमंग जी का इस पर परिचय है। तो इस उमंग जी का परिचय मैं आपको बाद में दूंगी। पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि इस परिचर्चा को सार्थक और समृद्ध बनाने के लिए हमारे बीच आज उपस्थित हैं कुछ बहुत ही विशिष्ट साहित्यकार, जिनका इस साहित्य यात्रा में, इस साहित्यिक परिवेश में उल्लेखनीय योगदान है। वे साहित्य के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं। हमारे साथ हैं अंतरराष्ट्रीय वामा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी, जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं। और इस वामा अकादमी पर इस कार्यक्रम को उन्हीं के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। हमारे साथ हैं अंतरराष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच की संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय संतोष श्रीवास्तव जी। हमारे साथ हैं हरियाणा गौरव पुरस्कार से सम्मानित बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर सविता चड्डा जी। हमारे साथ हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा 2.5 लाख रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार 2022 से सम्मानित बहुत वरिष्ठ साहित्यकार, जिन्हें मैं आज का नरेंद्र कोहली मानती हूँ, आदरणीय राजेश्वर वशिष्ठ जी। और हमारे साथ हैं डॉक्टर कविता सिंह प्रभा जी, जिनका अपना एक साहित्यिक मंच है और बहुत ही वरिष्ठ हैं। आपकी एक पत्रिका भी निकलती है। तो इतने समृद्ध मंच को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। और आदरणीय संजीव कुमार जी, जो कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, वे अनुमति दें तो मैं कार्यक्रम को आगे आरंभ करूंगी। आदरणीय संजीव कुमार जी, निश्चित रूप से वे कहीं व्यस्त हैं, पर क्योंकि उन्होंने ही हमें इस कार्यक्रम के लिए यह मंच दिया है, तो मैं मान लेती हूँ कि उनकी अनुमति और आशीर्वाद हमारे साथ है। तो सबसे पहले मैं उसके गुलमोहरी रंग, इसको लिखने वाली हमारी बहुत प्रिय उमंग सरीन जी, जो कि सशक्त लेखिका भी हैं और शिक्षाविद भी हैं, साहित्य मर्मज्ञ हैं, उनको मैं आमंत्रित करके जानना चाहूंगी उनके विचार कि उन्होंने किससे प्रेरित होकर इन कहानियों का चयन किया, इनके पात्रों को किस प्रकार से, कहाँ उनकी भेंट हुई, क्या ये यथार्थ से लिए हुए पात्र हैं, यथार्थ से लिए हुए विषय हैं, और नारी मन की इतनी सूक्ष्म पड़ताल उन्होंने किस प्रकार से की। बहुत बहुत स्वागत करूंगी और बताना चाहूंगी कि उमंग सरीन जी का एक और भी कहानी संग्रह पहले आ चुका है, परछाइयों के पार, और 4 काव्य संग्रह भी आ चुके हैं, अनेक साझा काव्य संग्रह हैं। तो कहानी लिखने में सिद्धहस्त आदरणीय उमंग जॉली सरीन जी, आप अपने विचार रखिए। मैं चाहूंगी कि आप बहुत संक्षेप में अपने विचार रखिए और कहानी हमें कोई ना बताएं, ताकि हम, जो हमारे आज साहित्य मर्मज्ञ आलोचक समीक्षक हमारे साथ जुड़े हैं,
आपके कहानियों पर उनके विचार सुनेंगे, पर आप अपनी यात्रा के विषय में हमें बताएं। आदरणीय उमंग सरीन जी। जी, आदरणीय शकुंतला जी, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं इस प्रतिष्ठित मंच को नमन करती हूँ, जहाँ साहित्य के सशक्त स्तंभ आज हमारे सामने बैठे हुए हैं। और ये मेरे पुस्तक के लिए और मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि जहाँ ऐसी शख्सियत बैठी हुई हैं जिनको मैं पढ़कर अचंभित होती रहती हूँ। आदरणीय संजीव कुमार जी हैं, आदरणीय संतोष श्रीवास्तव जी हैं, आदरणीय राजेश्वर वशिष्ठ जी और प्रिय कविता जी और आप शकुंतला जी। मैंने आप सबको पढ़ पढ़कर बहुत कुछ सीखा है और सचमुच मैं अचंभित होती हूँ जब मैं संतोष जी को पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है इनका कितना गूढ़ अध्ययन है, वास्तविकता और कल्पना को कैसे ये जोड़ती हैं। राजेश्वर जी को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है इनके ख्यालों की सरिता कहाँ से कहाँ ले जाती है हमें। और इनकी कविताओं को पढ़ पढ़ कर मैं एक दो बार तो जरूर पढ़ती हूँ। संजीव जी के लेखन की तो बात ही क्या कहें, कांधारी से लेकर कविता जी का अपना एक मुकाम है। बहुत ही सुंदर कविताएं लिखती हैं, बहुत सुंदर कहानियां लिखती हैं। सविता जी की कहानियां मैंने सब बहुत सी पढ़ी हैं और एक दो कहानियां मैंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड भी की हैं। तो ऐसे मेरे प्रेरणा के स्रोत आज मेरे सामने बैठे हैं और मेरी अकिंचन सी एक किताब उनके सामने है, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। लिखने का शौक, जैसे आपने शकुंतला जी पूछा, तो बहुत बचपन से ही था, लेकिन जिसे कहते हैं ना, समय आने पर ही सब कुछ होता है। तो साहित्य को जो समर्पित हुई हूँ वो मैं अभी कुछ 6-7 साल से हुई हूँ। नहीं तो विज्ञान के क्षेत्र से ही ज्यादा नाता रहा है। अनुवांशिक है, कुछ माँ मेरी बहुत कविताएं लिखती हैं, गीत लिखती हैं, गाती हैं, तो बचपन से ही उनको गाते गुनगुनाते सुना है मैंने। तो ज्यादा साहित्य पढ़ा नहीं है, क्या ज्यादा शिवानी जी को पढ़ा है, गुल्लेरी जी को पढ़ा है, मैंने उनसे ज्यादा आप सबको पढ़ा है और आपसे प्रेरणा ली है। और जो आप मेरी यात्रा के बारे में पूछे, तो कहानियों के पात्र बहुत कुछ मैंने अपने आसपास से समेटे हैं, जैसा कि अमूमन होता है। पहले कविताएं लिखती थी, लेकिन अब कहानियों में जब आई हूँ तो कहानियां मेरे मन को बहुत भाती हैं। तो ये दूसरा संकलन है, तीसरा मेरा एक तैयार है छपने के लिए और चौथे की तैयारी है। तो कहानियों में बस लगी हुई हूँ। अब कैसी कहानियां बन पड़ी हैं वो आप सब श्रेष्ठ साहित्यकार मुझे बताएंगे और मार्गदर्शन मेरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और शुक्रिया देती हूँ। बहुत धन्यवाद उमंग जी, आप बहुत सुंदर कहानियां लिख रही हैं और अब आप कटघरे में हैं। आपके समक्ष बहुत ही वरिष्ठ साहित्यिक और समीक्षक व्यक्तित्व हैं जो कि आपकी कहानियों पर चर्चा करेंगे। आने वाले 2 जो कहानी संग्रह हैं उनके लिए मंच आपको बहुत बहुत बधाई देता है, बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह लिखते रहिए। और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय संतोष श्रीवास्तव दीदी को, क्योंकि आपको साहित्य की, समीक्षा की, पत्रकारिता की, हर विधा की गहरी समझ है। तो आपके जो आशीर्वचन होंगे उमंग जी की पुस्तक उसके गुलमोहरी रंग पर, वो निश्चय ही न केवल कहानियों को और ऊंचा मकाम मुकाम पर प्रतिष्ठित कर देंगे, वरन उमंग सरीन जी का मार्गदर्शन भी करेंगे। और संतोष श्रीवास्तव जी अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच की हमारी संस्थापिका हैं और वामा अकादमी की राष्ट्रीय निदेशक हैं। तो हम इन्हीं के मार्गदर्शन में वामा के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और एक विशेष बात और बताना चाहूंगी, अनेक छात्र छात्राएं आपके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। और कैथरीन और नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया, ये बेस्ट सेलर अवार्ड में ये पुस्तक आई थी, उसके लिए भी बहुत बधाई। और मैं आपको आमंत्रित करती हूँ उसके गुलमोहरी रंग पर आपके विचार सुनने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। बहुत धन्यवाद शकुंतला जी। उमंग जी की शुभकामनाएं रही। जो अभी मैं बोलने लायक स्थिति में हूँ, वरना पिछले हफ्ते से मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब रही है, आप शकुंतला जी को मालूम ही है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा बहुत बोलूं, और मैं उनकी एक कहानी पढ़ पाई हूँ, उसके गुलमोहरी रंग। वे उनमें जो लेखन का जुनून है वो उनके लिखने में दिखाई देता है।
और वो जो लिखती हैं उसमें उनकी जो लगन है वो भी स्पष्ट दिखाई देती है। अब मैं उसके गुलमोहरी रंग की बात करूं, एक ही कहानी पढ़ी है मैंने, तो सदियों से हमारे भारत की जो भक्ति के नाम पर लगने लगने वाले दरबारों की नब्ज पकड़ी है उमंग जी ने। जी मनुष्य अपने अरमानों की पूर्ति की आकांक्षा के लिए इन दरबारों की ओर भागता है। अभी भी कितने बाबा लोग हैं, कहाँ इतने लाखों की भीड़ में लोग जाते हैं और सुनते हैं उनके प्रवचन, उनकी कथाएं। तो ये भारतवर्ष का एक जो जो जनता है, जो जन समुदाय भक्ति के प्रति इतना, मुझे नहीं पता कि वो सच्ची भक्ति रहती है या अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं या किस वजह से जाते हैं, लेकिन लाखों की भीड़ रहती है। कहना होगा कि भारत जो है वो धर्म भीरु देश है। धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को साध्वी या सिद्ध पुरुष बना दिया जाता है, बाबा बना दिया जाता है और पैसे कमाने का जरिया बना लिया जाता है। इसके लिए उनका परिवार भी उत्तरदायी है। जैसा कि इस कहानी में जो हीरोइन है, इसकी नायिका है, उसको साध्वी बनाने के पीछे उनका जो परिवार है वो उत्तरदायी है। और इस कदर पैसा मिलता है करोड़ों में। अभी दो तीन बाबाओं का जो अभी अभी आए, जैसे बागेश्वर बाबा है, उनके पास 300 करोड़ की संपत्ति है। ऐसे ऐसे बाबाओं के पास रुपए आते हैं और देते हैं लोग। आम जनता दे भी रही है मुंह मांगा और इनके आश्रमों में जाती है। कभी कभी भीड़ में भगदड़ मचने से जान से भी हाथ धो बैठती है और हकीकत जानने के बावजूद भी जाती है। और कुछ बाबा तो ऐसे होते हैं जो श्रद्धालुओं को गालियां भी देते हैं, फिर भी उनके पीछे लोग भागते हैं और प्रवचन उनका सुनते हैं और भीड़ इकट्ठी रहती है। अभी जो एक बाबा एकदम से आए हैं, उनके पास भी, जैसे कि ये नायिका है इस कहानी की, तो गरीब परिवार से रही है, जो हैंड टू माउथ उनका रहा। और उन्होंने जब एक बार सक्सेस मिली, उनको सफलता मिली, तो उन्होंने पैसों के लिए उसकी आकांक्षाओं को होम कर दिया, उसको पैसे कमाने का मोहरा बना लिया। और उसके लिए उसके उसके उन्होंने, उमंग जी ने इस कहानी में कुछ कारण भी बताए हैं, और यह भी कि माता पिता धन के लोभ में किस तरह बेटी के अरमानों की बलि चढ़ा देते हैं। स्वाभाविक जिंदगी छीनकर अस्वाभाविक जिंदगी जीने को वो विवश कर देते हैं। और इस तरह कहानी की जो नायिका है, उसके अंदर वो सब कुछ विद्यमान है जो वो अपनी सखी से हमेशा कहती थी, लेकिन जब उसने वो मैया का आवरण ओढ़ लिया, तो उस आवरण को ओढ़ने के बाद वो जो भी भक्तिमय वातावरण उसने पैदा किया और अपने फॉलोअर्स को जुटाना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसकी सहेली जाती है तो फिर वो उसी रूप में आ जाती है। तो ये जो उसका अंदर का एक आकांक्षा है, अंदर का जो रूप है, उसका बखूबी उमंग जी ने वर्णन किया है। और उन्होंने आज का जो समय है उसको कहानी में वर्णित किया है, जमीनी सच्चाइयों से जोड़ा है कि किस तरह भारत देश भक्ति के मार्ग पर चलते हुए बाबाओं के चक्कर में आ जाता है, साध्वियों के चक्कर में आ जाता है, ब्रह्मा कुमारी के चक्कर में आ जाता है। तो इस तरह ये पूरी कहानी एक बहुत ही अच्छा संदेश देती है कि भारतवर्ष के जो धर्म भीरू लोग हैं उनको सबक लेना चाहिए कि किस तरह एक इंसान को हम बाबा के रूप में प्रस्तुत करके उसे उसकी जिंदगी से वंचित कर देते हैं। जिंदगी मतलब जीने से नहीं, जिंदगी से वंचित कर देते हैं। अब रही बात इसके शीर्षक की, तो उन्होंने उसका नाम दिया उसके गुलमोहरी रंग। ये शीर्षक मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, ये कहानी के अनुरूप नहीं है, क्योंकि गुलमोहर कभी भी रंग नहीं बदलता, जबकि नायिका के जीवन ने रंग बदले। वो एक साधारण जीवन जीते हुए एक दूसरे उसमें आई और उसका जीवन ही बदल गया। तो गुलमोहर रंग नहीं बदलता है, इसलिए इसका शीर्षक
कुछ और होना चाहिए था। और एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी, कि जो उन्होंने लिखा कि आलीशान कब्र, तो वाकई में वो सांसें ले रही थी नायिका, लेकिन उसकी जिंदगी समाप्त हो चुकी थी। तो मैं इतनी बेहतरीन कहानी के लिए उमंग जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये संग्रह मेरे पास है, उमंग जी ने दिया था, और मैं पढ़ूंगी इसको पूरा। पढ़ने की अब इच्छा जागृत हो गई है, और फिर मैं अन्य कहानियों पर भी उमंग जी को बताऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला जी, और बहुत बधाई उमंग जी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत खूबसूरती से आपने बताया कि कैसे अंधभक्ति व्यक्ति से उसकी अपनी पहचान छीन लेती है, उसकी अपनी आकांक्षाएं इच्छाएं नगण्य हो जाती हैं, और वे भक्तों और परिवार की केवल पैसा कमाने के लिए कठपुतली बन करके रह जाता है। और आपने जो वाक्य दिया वो मैंने भी लिखा हुआ था, क्योंकि बहुत सुंदर है। राधिका का आश्रम उसकी आलीशान कब्र है। कितनी पीड़ा, कितना दर्द राधिका का, कि वो एक साधारण लड़की राधिका, जो राधिका से पहले राधिका मैया बनी और उसके बाद एक चमत्कारी देवी बन गई। तो बहुत खूबसूरती से आपने अपने विचार रखे, और एक ज्वलंत प्रश्न की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करती कहानी है कि यह अंधभक्ति समाज को कहाँ ले जाएगी, और हमें इससे बहुत बचना धन्यवाद। है। और आपने शीर्षक की बात की, इस पर निश्चित रूप से उमंग जी विचार करेंगी। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ उमंग सरीन की, क्योंकि 14 कहानियां हैं इस संग्रह में, तो इस संग्रह की अन्य कहानियों पर अपने विचार रखने के लिए मैं डॉक्टर कविता सिंह प्रभा जी को आमंत्रित करती हूँ। आपका अपना एक मंच है, और उस पर बहुत खूबसूरत, यहाँ उसके गुलमोहरी रंग हैं, पर आपके मंच पर बहुत सारे अलग अलग रंग बिखरते हैं, और आपकी एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है। तो मैं बहुत सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ। आप गायिका भी हैं, लेखिका भी हैं, और बहुत ही अच्छी शिक्षिका भी हैं। आप आइए और उमंग सरीन जी की अन्य कहानियों पर अपने विचार रखें। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शकुंतला दीदी, और इतने पावन मंच को, आज उस पर मंच पर मैं उपस्थित हूँ, ये मेरे लिए माँ शारदा का आशीर्वाद है। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथियों को सादर प्रणाम करती हूँ, और उमंग सरीन जी को बहुत 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 बधाई देती हूँ। मैं वैसे उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वो चाहे कविता लिखें, गीत गाएं या कहानियां लिखें, जब तक पलकी नम ना हो जाए वो मानती नहीं है। और यही हुआ जब मैंने उनकी जो कहानियां पढ़ी, और मेरे आंसू छलके। मैं झूठ नहीं कह रही, उसमें बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ। और कहानियां होती क्या है? कहानियां बिखरी होती हैं हमारे आसपास हर ओर। नजर भर के देखो बस उन पात्रों को जो आपके पास हर रोज आपके आसपास गुजर जाते हैं। वे हम ही तो हैं, वो तुम ही तो हो, कहीं अलग से नहीं आते। और आदरणीय उमंग सरीन जी एक सशक्त कुशल कहानीकार हैं, जो कहानियां लिखती नहीं है, उन कहानियों को जीती हैं। जिस तरह से वो वातावरण का दृश्य चित्रित करती हैं, उसी से पता चल जाता है कि वो जी रही हैं उस कहानी को, वो सिर्फ लिख नहीं रही है। उनकी कहानियों के पात्र हमारे आसपास के ही हैं, और जो उनका संवेदनशील और सजग सृजन करता है उनके अंदर, जो हृदय में रहता है, वो मानसिक तौर से उन पात्रों के साथ जुड़ जाता है, और जन्म होता है एक कहानी। आज हम जिस कथा संग्रह पर चर्चा कर रहे हैं, उसका नाम जैसे बताया है, उसके गुलमोहरी रंग पर मैं अपने विचार क्या रखूं, फिर भी प्रयास रहेगा। और मैं परम आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार सर, और आदरणीय शकुंतला मित्तल जी, आदरणीय राजेश सर, आदरणीय संतोष जी, मैं आप सभी को, और आदरणीय सविता चड्ढा दीदी, सबको प्रणाम करती हूँ। बहुत छोटी सी कलम हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, सीख रही हूँ। और लेकिन क्या है ना, कहानियां आपकी अपनी होती हैं, आपकी अपनी बन जाती हैं, क्योंकि उसी परिवेश में हम भी रह रहे हैं, पाठक भी रह रहे हैं। तो मैं एक पाठक के तौर पर ही अपने विचार रख रही हूँ इस पुस्तक का। जैसे कि शकुंतला दीदी ने बताया, मुख्य प्रश्न जो है वो इतना आकर्षक है, ऐसा लगता है जो प्रकृति है वो रंगों से प्रदीप्यमान हो रही है। मतलब रंग जो है वो खिल नहीं रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं भावों को। उसमें इतनी कोमल छवि बनी हुई है एक लड़की की, और वो चिंतन में है, लेकिन इतना सुंदर और कोमल चिंतन वाला भाव
मैंने कभी नहीं देखा। तो बहुत सुंदर पृष्ठ है जो खिल जाते हैं और जुड़ जाते हैं उस पुस्तक से, हम उठाने के लिए मन कराता है। 14 कहानियां हैं और भिन्न भिन्न किरदारों को, जटिल समस्याओं को, विभिन्न पृष्ठभूमि, विभिन्न परिवेशों को समाहित किया है उन्होंने अपनी हर कहानी में। स्त्री विमर्श के लिए ये एक बहुत अच्छी पुस्तक है जिस पर चर्चा हो सकती है। पुरुषों की मानसिकता को भी उन्होंने बखूबी बयान किया है। उनको कहीं ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई आ, कोई भेदभाव किया हो, ऐसा नहीं है। और सामाजिक ताने बाने को उसका सजीव चित्रण, रिश्तों की जो कश्मकश है उसको भी उन्होंने बहुत, और सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने हमारी सामाजिक कुरीतियों को बहुत महत्व दिया है। और एक जागरूक कहानी मनोरंजन के लिए नहीं होती, एक कहानी मनोरंजन के लिए कभी नहीं होती, मैं मानती हूँ। कोई भी साहित्य मनोरंजन उसका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन संपूर्णता नहीं है वो। और यहाँ पर अगर बात ना की जाए और अंत तक कोई संदेश ना रह जाए या कोई प्रश्न अगर हृदय पे पाठक के ना रह जाए तो वो कहानी मेरे हिसाब से अधूरी है। तो ये इस कसौटी को हर कहानी उस पर खरी उतरती है। और जो प्रमुख तत्व होते हैं कहानी के, चाहे वो कथा वस्तु हो, पात्र हो, वातावरण जो भी है, संवाद, डायलॉग, और क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से कहानी लिखी गई है, क्या शैली है, शिल्प कितना सुंदर गढ़ा गया है, मुझे लगता है सब में आपको महारत हासिल है। और प्रथम कहानी, क्योंकि पुस्तक के शीर्षक पर है तो सबसे पहले मैंने वही पढ़ी थी। और फिर जो मेरे विचार निकले, मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करूंगी उमंग जी। कितने गुलमोहरी रंग बिखेरे, कितने गुलमोहरी रंग बिखेरे, आज सखी तेरी तूलिका दे। आह चुराई किसी दर्द की, किसी के बहते आंसू बीने, किरचे कहीं हृदय में चुभती, जोड़ रखे थे टूटे सपने। भाव भाव में भरी अमरता, शब्द शब्द में आशाएं थी, उथल पुथल थी जीवन भर की, संघर्ष भरी कुछ गाथाएं थी। गूंथ दिया नारित्व कहीं पर, गूंथ दिया नारित्व कहीं पर, पुरुषत्व को भी खूब लिखा, एक अधूरे रूप को पूरा, जीवन का सम्मान लिखा। छलक गए सांसों के आंसू, छलक गए सांसों के आंसू, यूं करुणा का सार लिखा, खींची कुछ काली रेखाएं, कहीं सफेद उजास लिखा। उसके नहीं, उसके नहीं मेरे ही थे, उसके नहीं मेरे ही थे, या तेरे थे गुलमोहरी रंग, कौन छुपा रह पाया होगा, सारे थे वो समाज के रंग, सारे थे वो समाज के रंग। तो हर समाज के हर हिस्से के रंग को आपने अपनी इस पुस्तक में समेटा है। और प्रथम कहानी के विषय में आदरणीय संतोष जी ने बहुत विस्तृत चर्चा की, लेकिन मैं यही कहूंगी कि प्रथम कहानी से लेकर और अंतिम कहानी जो विषभूति है, स्त्री विमर्श इसमें जिसे कहते हैं उसकी पराकाष्ठा है इस संकलन में। पुरुषत्व के भी अनगिन पहलू हैं, सामाजिक व्यवस्था पर करारा प्रहार किया है आपकी कहानियों में किया गया है। और मैं सीधे आती हूँ, 21 राखियां मैंने चुनी, इसका कारण है राखी आने वाली है, तो मेरा ध्यान उस पर गया और मैंने उसे चुना रक्षाबंधन के पर्व के लिए। 21 राखियां यानी 21 बहनें, यही विचार आता है एकदम। 21 राखियां किसी के, अगर कोई बात कर रहा है तो यानी उसकी 21 बहनें हो कैसे सकती हैं किसी की। तो प्रश्न मिला आपकी इस कहानी से। तो हम सभी अवगत हैं कि हमारे देह में स्त्री और पुरुष दोनों के तत्व रहते हैं, और हमारे क्रोमोसोम्स या कहें और हार्मोन्स डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा व्यक्तित्व बनने वाले हैं। जो बच्चा पैदा होता है उसके क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं कि वो बच्चा पुरुष होगा या स्त्री। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों रूपों का मिश्रण हो जाता है, हार्मोन्स अपना अलग ही प्रवाह बहा देते हैं और पता नहीं चलता, भ्रमित कर देता है उसको उसके अस्तित्व के विषय में। और जब ऐसा होता है तो शुरुआत होती है एक अनहद पीड़ा की, एक ऐसा सफर जो कष्टों से भरा होता है और कष्टों पर ही जाकर खत्म होता है। हम अर्ध नारीश्वर की पूजा करते हैं,
लेकिन जब ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने आता है, हमारे आसपास होता है, हम उसका जीना दूभर कर देते हैं। ये हम सबकी आदत है। बड़ी से बड़ी भयंकर आपदा में माता पिता बच्चे के समक्ष ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे के माता पिता खुद ही उसको घृणा की नजर से देखते हैं, उस पर व्यंग करते हैं और अपने आप को भी कोसते हैं और बस उस बच्चे को भी कोसते हैं जिसका कोई दोष नहीं है उस रूप में जन्म लेने के लिए। इन सारे भावों को आपने दिया कि कैसे माँ पिता भाई खुद उसका उपहास करते हैं। और एक राखी के पावन पर्व पर एक बहन भाई को राखी नहीं बांध पाती है। माँ हालात के कारण इतनी बेबस हो जाती है कि वह कुछ कह नहीं पाती पति से डर के कारण। और स्कूल में भी जो अन्य पेरेंट्स होते हैं वो उस बच्चे को कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे जो हैं एक किन्नर के साथ नहीं पढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी होती है उस बच्चे के जीवन की, और वो मृत्यु तक चलती है। इन भावों को आपने इतनी सरलता सुगमता से और इतनी, जिसे कहते हैं ना, सूक्ष्मता से उसका आपने अंकन किया है इस चरित्र को कि आंसू, मैंने कहा ना, आंसू आ गए। तो इस कहानी का विषय, कथानक और अंत सभी प्रकार का, और मैंने कहा ना, उद्देश्य ना हो तो कहानी अधूरी होती है। आपने उसे, उस चरित्र को एक उद्देश्य दिया कि वो दूसरों की रक्षा कर सके। उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाया, उसका परिवार नहीं कर पाया, वह परिवार को छोड़कर आ जाता है। तो उसके राखी के दिन उसके हाथ पर एक भी राखी नहीं होती। और देखिए ना, अगर इंसान चाहे, कोई चाहे तो क्या ना मिल जाए, वो कितना उदास होता है कि आज मेरे हाथ पर राखी ना बन पाई, और उसे उसी रात दो बहनें मिल जाती हैं और यहाँ से शुरू होता है उसका नया जीवन। और वो इस तरह की जो जो आपदा में घिरी है, जिनको परेशान समाज ने तिरस्कृत किया, उन बेटियों को, बहनों को अपनी बहन बनाता है। और जो शुरुआत होती है दृश्य, वो मुझे बहुत सुंदर लगा कि वो उसने उन बच्चियों को पालने के लिए किन्नर का रूप ले लिया, क्योंकि पैसा तो चाहिए, जीना तो है। और उसे उसने अपने रूप को स्वीकार किया कि अगर मैं किन्नर हूं तो मैं हूं। और जब वो दर्पण में तैयार हो रहा है, अब देखिए उसके अंदर स्त्री रूप है लेकिन वो अपने को समझता भाई ही है। तो वो दोनों ही अपने अंदर के जो व्यक्तित्व के जो दो पहलू हैं, दोनों का सम्मान कर रहा है कि वो पुरुष के रूप में पैदा हुआ, वो उसका भी सम्मान कर रहा है, अपने आप को भाई बताता है, बहन नहीं बताता। और साथ में वो स्त्री बनकर अपने किन्नर की जो भूमिका है उसको निभाता है। और वो जो साड़ी पहन रहा है और दर्पण में देख रहा है और बड़ा गर्व कर रहा है कि मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ। तो ये भाव एक बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्तित्व को बताने के लिए कि तुम वैसे ही हो, वैसे ही अच्छे लगते हो जैसे तुम पैदा हुए हो। तो ये भाव मुझे, ये वो जो दृश्य है बहुत पसंद आया। बहुत और सूक्ष्मता पता चलती है कि कितना आपने किसी किन्नर को देखकर उसके व्यक्तित्व को का संश्लेषण करके आप वहां से आई होंगी और फिर विश्लेषण करके आपने इस कहानी को रूप दिया होगा। तो मैं वही लिखा है, मैं लिखा था, मैंने जब पढ़ रही थी मैं सोच रही थी कि घर छोड़ा तो एक भी कलाई पर राखी नहीं थी, और आज है 21 राखियां, तो अंत 21 राखियों पर है। और जब वो फिर राखी बंधवाने के बाद, और उसमें जो आपने कहा कि वो राखियों को उतारता नहीं है, वो बंधी रहती है जब तक कि उसका धागा घिस के टूट ना जाए, तब तक वो राखियां बांध कर रखता है। और फिर वो कमाने के लिए चला जाता है क्योंकि उसे इतनी सारी बहनों की देखभाल भी करनी है। और वहां पर उसे एक गाड़ी उसके पास रुकती है, और उस गाड़ी में देखता है तो उसका भाई है। और उस भाई ने ही उसको सबसे पहले घृणा का पात्र बनाया था। और देख रहा है कि उसके साथ एक नवयुवती बैठी है, श्रृंगार किए हुए, जो उसकी पत्नी है। और भाई उसे पहचान लेता है, वो भी पहचान लेता है, लेकिन भाई बताता नहीं है कि मेरा भाई है, और घृणा से नजर सी फेर लेता है। और उसकी जो पत्नी है उसको 10 रुपए देती है। तो वो 10 रुपए लेता है, लेकिन उसमें 500 का नोट मिलाकर उसे वापस देता है, उसके ऊपर नजर उतार के उसको उसकी गोद में रखती है, खुश हो। तो ये थी कहानी। ये है जिसे कहते हैं रचनात्मक उपलब्धि,
कि उस जो चरित्र का आपने मान सम्मान, उसके उसके जो उसका जो किन्नर, वरना किन्नर को हम उसके काम को कभी भी हम उसे इतना महत्व नहीं देते, सम्मान नहीं देते। आपने हर मोड़ पर उसके साथ जो गुजर रहा है उस पे आपने उसको सम्मान से जोड़ा, मान से जोड़ा, उसको अपने काम से प्रेम करना सिखाया। उसने बदला नहीं लिया कि दुनिया ने मेरे साथ क्या किया मैं बदला लूं, नहीं, उसने एक उद्देश्य लिया कि मैं अपनी बहनों की रक्षा करूंगा, उनको पालूंगा और उनके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा जो मेरे साथ हुआ। तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं इतनी सुंदर एक कहानी को नई दिशा देने के लिए। और मैं हमेशा कहती हूँ नई दिशा में मिल जाए तो जो पढ़ेगा पाठक, मैं कहती हूँ हमारा नजरिया बदलेगा पढ़ने वाले का, क्योंकि नफरत तो हम ही कर रहे हैं ना उन लोगों से, वो तो नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं हमारा नजरिया बनेगा अगर पाठक इस कहानी को पढ़ेंगे तो कुछ क्षण सोचेंगे और वो अपने आप को कुछ तो बदलाव अपने अंदर लाएंगे। बहुत बहुत तो धन्यवाद बहुत बहुत डॉक्टर भी कविता आपको। सिंह प्रभा जी। और आपकी बात पर मैं कोई बात कहूँ उससे पहले बताना चाहूंगी कि हमारे साथ दिल्ली से सुनीता बंसल जी और गुरुग्राम से सुरक्षा खुराना जी श्रोता के रूप में उपस्थित है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और यही आपसे अनुरोध रहेगा कि कृपया अपना माइक म्यूट रखें शेष सभी। तो डॉक्टर कविता सिंह प्रभा जी, आपने पूरी पुस्तक पर, उनकी लेखन प्रक्रिया पर बहुत सुंदर विचार रखे। आवरण चित्र की भी आपने बात की और वाकई वो जो महिला दिखाई गई है प्रकृति के साथ, वह बहुत ही अवसाद से कुछ सोचती हुई चिंतन मग्न है। और आपने संदेश की बात की तो मुझे याद आया, गुप्त जी भी कहते हैं कि उसमें उचित उपदेश का भी मर्म रहना चाहिए। तो कुछ और वह उपदेश हमारी लेखिका उमंग सरीन जी किस प्रकार से देती हैं, यही उनकी उपलब्धि है। वह प्रत्यक्ष उपदेश न होकर के कहानी में ध्वनित होता है, क्योंकि नहीं तो वह केवल उपदेश हो जाता। और आपने साधारणीकरण की बात की और यह बहुत बड़ी विशेषता होती है किसी कृति की, क्योंकि जब लेखक और पाठक का हृदय, लेखक जो लिख रहा है वहां पर जब पाठक को वह अपना सा लगने लगे, तो यही साधारणीकरण है। और बहुत जगह इन कहानियों को पढ़ते हुए भी मेरी आंख में आंसू आए, मैं रोई, मैं ठिठकी, मैंने रोक कर किताब को सोचा, विचारा। और आपने 21 राखियां इस पर अपने विस्तार से जो बात कही, तो मैं यही बताना चाहूंगी कि समाज में जो उपेक्षित हमारे ट्रांसजेंडर हैं, उनकी मानसिकता को उन्होंने बहुत सुंदरता से उकेरा है। और ये बहुत ही एक तरह से हम सबको सोचने पर विवश किया है कि घृणा क्यों। ये तो एक शारीरिक परिवर्तन जो ईश्वर ने दिया है। कोई मुझे याद है डॉक्टर सविता चड्डा जी ने तो अष्टावक्र को भी यहाँ पर याद किया है। तो आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ राधा गोयल दीदी भी जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ उमंग सरीन जी की कहानियों पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सविता चड्डा दीदी को, जो हरियाणा गौरव से सम्मानित है और जिन्होंने अर्धशतक से अधिक अपनी रचनाएं साहित्य को, जगत को दी है। और पत्रकारिता में, काव्य में, कहानी में, उपन्यास में, लेखन में, रेडियो, दूरदर्शनों, सभी पर आप छाई हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, लेखन से अलग जो मैं आपके लिए कहना चाहूंगी, आप बहुत ही अच्छी इंसान हैं, बहुत ही विनम्र, बहुत आत्मीयता, प्यार को पहचान कर उनसे प्यार करने वाली। आपके लिए छोटे और बड़े का निर्धारण किसी के साहित्य लेखन से नहीं होता। आप उसके हृदय की भावनाओं, उसके स्नेह के आधार पर किसी व्यक्तित्व का चयन करती हैं और उसके साथ स्नेह का निर्वाह अंत तक करती हैं। अभी एक कार्यक्रम में इतनी दूर से केवल स्नेह के धागे से बंधी आप चली आई, और आप सबको बताना चाहूंगी 11:15 आप घर पहुंची। इस उम्र में उम्र को हरा कर, उम्र को पछाड़ कर आप जिस प्रकार लिख रही हैं और जिस प्रकार स्नेह का निर्वाह कर रही हैं, आप सचमुच वंदनीय हैं। मैं शीश झुका कर प्रणाम करती हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो संजीव जी को ही प्रणाम किया जाए और आपको नमस्कार।
क्योंकि उमंग जॉली सरीन जी, पूरा नाम लेखिका का। आपको बहुत बहुत बधाई। आज की जो नायिका है, हमारी आज की नायिका तो आप ही हैं, क्योंकि आपके संग्रह पर, आपकी कहानियों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जो आज कहानियों पर चर्चा करने वाले संतोष जी, कविता जी और राजेश्वर जी मेरे साथ हैं यहाँ, उनको भी नमस्कार करती हूँ। और जो लोग इस पटल पर जुड़े हैं, मैं उनको भी नमस्कार कर रही हूँ। और उमंग जी की जब कहानियां, क्योंकि कहानियां देखिए, जब हम लोग खुद कहानियां लिखते हैं तो हम ना कहानियों के बीच में बहुत अंदर चले जाते हैं और फिर ढूंढने लगते हैं उसके आसपास के सत्यों को। कहानियां आप सब जानते हैं बहुत ही प्राचीन विधा है, लेकिन बहुत प्राचीन होने के बावजूद आज भी सबसे लोकप्रिय विधा है कहानी। और जब मैं उमंग सिरीन जी की ये कहानियां पढ़ रही थी तो मुझे ये सारी कहानियां अपनी ही सोच के अनुरूप लगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम हर विषय पर तो कहानी नहीं लिख सकते। कई बार लोग कहते हैं कि ये क्या विषय, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस विषय को उन्होंने देखा नहीं होता। लेखक का जो दृष्टिकोण है, लेखक की जो कलम है, लेखक की जो जिज्ञासा है, वो ऐसे ही विषयों को ढूंढती है जिन विषयों पर लेखक को लिखना चाहिए, जिस विषय पर कोई सार्थक बात हम अपने माध्यम से कुछ कह सकें। तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे तो इनकी कहानियां पढ़ते हुए एक अद्भुत सा सुकून भी मिला है। और मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो बहाव मुझे मिला, ये शब्दों की सरलता का है। इनके जो भाषा बहुत ही सरल है, मन को छूने वाली है, और कोई भी व्यक्ति, साधारण पाठक भी इन कहानियों को पढ़कर आनंद की अनुभूतियां ले सकता है। मैं भी इनकी दो कहानियों पर ही बात करना चाहूंगी, हालांकि उन दो कहानियों पर पहले चर्चा हो चुकी है। लेकिन जब मैं 21 राखियां कहानी मैंने पढ़ी तो मुझे ये ख्याल आया कि उमंग जी की इस बात की मैं उनको दाद देना चाहती हूँ कि रक्कू के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वो सबके लिए एक बहुत ही आदर्श व्यक्ति बन गया है मेरी निगाह में, कि हम जो चाहें वो हम पा सकते हैं। अगर हमें घर से प्यार नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, संसार में ढूंढेंगे। घर में कुछ नहीं मिल रहा तो बाहर से मिलेगा, हम प्रयास करेंगे और हम लेकर रहेंगे। तो मुझे रक्कू का ये जो विचार था, और रक्कू देखो निराश नहीं होता परिवार से मिलने वाली अवहेलना को लेकर। परिवार से जो भाई है उसका, उसको भी कितनी, और पिता से जो मार पड़ती है, पिता से जो दुत्कार मिलती है, वो उस अवहेलना को सह जाता है। तो ये उसके भीतर की सुदृढ़ता को दिखाने के लिए उमंग जी की मैं सराहना करती हूँ। उन्होंने उसको रुलाया नहीं, उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े कि भाई मुझे ये मुझे वो अपने रास्ते पर चला है। और आखिर में, अभी कविता जी ने भी ये बात कही, मैं फिर कहती हूँ कि जिसकी कलाई पर कभी एक राखी नहीं बनती थी, 21 राखियां बंधवाई उस लड़की ने या लड़के ने, और दोनों की भूमिकाएं अदा की, भाई के रूप में भी, और उन बच्चों को पालने के लिए उसने एक और रूप धारण किया। तो ये मुझे लगता है कि रक्कू का जो भी चरित्र निर्माण किया वो हमारी उमंग जी ने किया है। रक्कू तो होंगे ही होंगे, कहीं ना कहीं ऐसे होंगे, लेकिन रक्कू को बनाने में, उसके चरित्र निर्माण करने में लेखक की अहम भूमिका रहती है। और उमंग जी ने उनके माध्यम से एक बहुत ही सुदृढ़ व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। भले ही उसको हम लोग ट्रांसजेंडर कहें, किन्नर कहें, लेकिन वो एक शख्सियत है, एक व्यक्ति है। जैसे कि आपने कहा, मैंने अष्टावक्र का भी वर्णन किया है, क्योंकि शारीरिक जो है सुंदरता तो कुछ नहीं होती। और मैं तो यहाँ तक मानती हूँ कि अगर हम बहुत अच्छा लिख लेते हैं, ये मेरी सोच है, बहुत अच्छा लिख भी लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, बड़े बड़े लोगों ने बहुत लिखा, लेकिन जब हम व्यवहारिक रूप से उसे अपने चरित्र में नहीं डाल पाते तो वह भी हमारी कहीं ना कहीं मुझे लगता है त्रुटि होती है। अगर हम अच्छा लिखते हैं तो हमें अच्छा इंसान होने के लिए पूरे भरसक प्रयास करने चाहिए। और अब एक और जो कहानी जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ, राधिका नायिका, जिसकी अभी संतोष जी ने भी बात की और गुलमोहरी रंग की बात की।
तो मैं जब वो ये देख रही थी तो मुझे जब मैंने एमए करा अंग्रेजी का, तो मुझे गाइड फिल्म का वो याद आ गया। जब देवानंद थे उसमें, वो एक मंदिर के बाहर सोए होते हैं और एक साधु सन्यासी उन पर अपना पीला वस्त्र दे जाता है। अगले दिन लोग उनके पास बहुत फूल पत्ते, खाना पीना सामग्री उनको साधु समझकर दे देते हैं और फिर वे साधु बन जाते हैं। तो साधु होते हैं, साधु बना दिए जाते हैं। साधु के जो हम उनके चक्रों में कैसे फंस जाते हैं, वो तो केवल हाथ रखती है और लोग मानते हैं कि ये देवी हो गई। तो हमें ऐसे अंधविश्वासों से बचना भी है, हमें धर्म का पालन भी करना है, लेकिन ऐसे जो बने बनाए साधुओं के भ्रम में फंसकर जो हम लोग पैसे का सही सदुपयोग नहीं कर पाते, हमको इस और भी संकेत मिला है इस कहानी के माध्यम से। और जब इन्होंने उमंग जी ने अपनी कहानी में ये दर्शाया कि वो अपने मित्र को मिलती हैं और मित्र का वार्तालाप जो है, इसे कितनी परतें खोली है इन्होंने कि राधिका जो अभी माँ बन गई है, जिनको माँ माना गया है, वो अपना जीवन अच्छा जीवन जीना चाहती थी। उनके जीवन में प्रेम भी आया, पढ़ाई भी आई, लिखाई भी आई, समाज भी आया, लेकिन उन्हें उनके परिवार ने एक ऐसा राधिका को माँ बना दिया गया, जबकि उनकी शादी भी नहीं हुई थी, गुरु माँ बना दिया गया और उनको उनका जीवन ही बदल गया। तो ये गुलमोहरी रंग, मुझे लगता है बस यही रंग बदले उसके जीवन में, जो वो नहीं थी वो रंग उसको सारे इस कहानी में मिल गए हैं। तो और भी मैंने जब इनकी कहानियां देखी है तो मैं ये कह सकती हूँ, पूरी कहानियों में सामाजिक सरोकार है, सामाजिक मुद्दे हैं और इनका समाज को अच्छा बनाने को जो लेखक की कलम है, ये बड़ी बेसब्री से अपनी मतलब यात्रा कर रही है। इनको लगता है कि अपने लेखन के माध्यम से मैं समाज को कुछ सकारात्मकता, कुछ और अच्छी संकेत, कुछ अच्छी बातें, कुछ संदेश मैं दे जाऊं। तो अभी मैंने दो ही कहानियों की चर्चा की है, मुझे लगता है समय की भी कमी है, हमें अपने और राजेश्वर जी को भी सुनना है। तो मैं एक बार फिर से उमंग जी को इस बहुत ही सुंदर कहानी संग्रह के लिए और पूरी अच्छी कहानियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मुझे पूरी आशा है कि आप और अच्छी और बेहतर और संदेश समाज को देने वाली कहानियां, कहानी संग्रह शीघ्र ही हमारे सामने आएंगे और हम फिर चर्चा में आपके सामने हाजिर रहेंगे। तो मैं आप सबको एक बार फिर से प्रणाम करती हूँ और शकुंतला जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शामिल करने के लिए। संजीव जी को आप सबको प्रणाम करते हुए विदा लेती हूँ, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदरता से आपने अपने विचार रखे, पर आपके विचारों पर बात करने से पहले हमारे साथ श्रोता के रूप में, मतलब श्रोता के रूप में उनका जुड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, मंजुला श्रीवास्तव जी और सुनीता बंसल जी हमारे साथ हैं। और डॉक्टर दमयंती शर्मा जी का मतलब आना, उनका एक आशीर्वाद मिलना इस मंच को, कम से कम मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि उनके पिता की पुस्तकें पढ़ करके मैं बड़ी हुई हूँ। और हमारे पास केवल एक ही पुस्तक होती थी, नारायण दत्त पालीवाल, एक ही नाम होता था भाषा विज्ञान में पढ़ने के लिए। तो आपका बहुत 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 स्वागत है। और शायद डॉक्टर दमयंती शर्मा जी आप ही का है आईफोन जिसमें नाम नहीं आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, मुझे ठीक लगता है, है दमयंती जी हैं। जी हाँ, जी मैंने उसमें मैं सबको नमस्कार करती हूँ। तो जी, मैं बहुत देर से नमस्कार। कोशिश कर रही थी जुड़ने की, तो मैंने उसमें लिखा है कि आईफोन के बदले मेरा नाम नहीं आ रहा है, उसमें आईफोन लिखा आ रहा है। तो ये मैंने लिखा था और बहुत बधाई। जुड़े हाँ, मैं रहिए, जुड़ रही हूँ, मैं सुनूंगी आप मिलेगा तो सबको। हम अंत में नहीं नहीं, मैं आपको पाएंगे। नहीं मैं सुन के ही बहुत तृप्त हो रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उमंग जी को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, मैं सुनूंगी, आप कंटिन्यू बहुत रखिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, तो मैं धन्यवाद। डॉक्टर सविता चड्ढा के वक्तव्य पर मैं आती हूँ, और आपने उसके गुलमोहरी रंग, और सबसे बड़ी बात है आपने भाषा की बात की कि उमंग जी की जो भाषा है वो उसमें प्रवाह है, उसमें सरलता है, उसमें सरसता है, रोचकता है, परिवेश को बुनने में वह सक्षम है। और 21 राखियां
डॉक्टर कविता सिंह प्रभा जी ने भी बात की, आपने भी बात की, यानी ये कहानी कितनी आपके सबके दिल को छुई है। और मुझे जो एक बात इसमें खास लगी, जो कि मुझे लगता है कि हम सबके लिए बहुत बड़ा संदेश है, आत्म स्वीकृति। सबसे पहले हम जो हैं उसकी हमें आत्म स्वीकृति, अपने आप को स्वीकार करना है, तभी समाज में से हम लड़ पाएंगे और अपनी कमियों से लड़ पाएंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर आपने आशीर्वाद दिया उमंग जी को, और हम आपके आभारी हैं। और अब परिचर्चा अपने अगले सोपान की ओर बढ़ती है, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर राजेश्वर वशीष, जो कि अपने आप में पूरा साहित्य है, क्या कहूं मैं उनके लिए, एक प्रतिमान है। और बताना चाहूंगी मंच को कि उनकी कविताएं सामने पढ़ के 20 बार मैं पढ़ती हूँ, तब मैं सोचती हूँ कि छंद मुक्त कविता अब लिखूं। आजकल लिख रही हूँ, शादी से पहले कॉलेज में लिखती थी, लेकिन अब राजेश्वर वशिष्ठ जी मेरे आदर्श बने हुए हैं। और मैंने बताया ही था, बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार के नाम से आपको 2.5 लाख का पुरस्कार मिला है। आपकी अनेक पुस्तकें, अभी मिथिला की भूमि सुता हम अंतरराष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच पर उसके अंश पढ़ रहे थे। और आपकी ये याज्ञसेनी उपन्यास, ये उपन्यास जो पौराणिक कथा को एक आधुनिक परिवेश में पर्यावरण से जोड़ते हुए एक नई दृष्टि देता है। तो सच में मैं कहती हूँ, मेरे मन से एक ही शब्द निकलता है, आज का नरेंद्र कोहली। और बहुत सबको सम्मान देते हैं, बहुत ही सबको आगे बढ़ाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजेश्वर वशिष्ठ जी को। आप संपूर्ण पुस्तक पर, कुछ कहानियों पर, कुछ अलग कहानियों पर जो बता दी गई है उनसे कुछ अलग कहानियों पर अपने विचार रखिएगा, तो मंच ज्यादा लाभान्वित होगा। और इसके साथ ही उमंग जी को आपका आशीर्वाद देने के लिए मैं बहुत 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 आपका स्वागत करती हूँ, आदरणीय राजेश्वर वशिष्ठ जी। नमस्कार मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि इंडिया नेट बुक्स और संजीव जी के इस कार्यक्रम में वशिष्ठ जी पूना में है। हाँ, स्वागत है आप। मुझे आज इस कहानी संग्रह पर अपनी बात कहने का मौका मिला है। मैं पिछले कई वर्षों से उमंग सरीन जी को जानता हूं और उनकी रचनाएं पढ़ता रहता हूं। इस समय में जो लोग बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बिना शोर हल्ला किए हुए, उनमें उमंग सरीन जी हैं। और मुझे खुशी होती है कि मुझे एक ऐसे कहानीकार को पढ़ने का मौका मिला। इस कहानी संग्रह पर बात करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जब शकुंतला दीदी ने मुझसे कहा कि इस कहानी संग्रह पर चर्चा करनी है, तो मैंने कहा कि निश्चित रूप से मैं करूंगा। थोड़ी कठिनाई हो सकती है क्योंकि मैं इन दिनों गुड़गांव में नहीं हूं, अपनी बेटी के पास पूना में आया हुआ हूं, लेकिन फिर भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस पर चर्चा करूं। मेरा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में यहाँ मेरे सामने बहुत वरिष्ठ मित्र हैं, आदरणीय दीदी सविता चड्ढा जी, जिन्हें मैं पिछले मेरे ख्याल से 35-40 वर्षों से जानता हूँ और एक तरीके से मेरे लिए आदर्श रही हैं। वे यहाँ मौजूद हैं। और इन दिनों जिन लोगों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, उनमें कविता सिंह प्रभा जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहानी पर चर्चा की। संतोष श्रीवास्तव जी का तो मैं क्या ही नाम लूं, बड़ी बहन है, उनके प्रति तो आदर सम्मान है। जिस तरीके से उन्होंने समाज में फैले हुए अंधविश्वासों को निशाना बनाकर अपना लेखन किया है, बहुत बड़ी बात है। इस तरह के मंच पर खुलकर अपनी बात कहने में वे सिद्धहस्त हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इन सब बातों को कहने के लिए मादा चाहिए। ये सब कहना किसी सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है। शकुंतला दीदी तो खैर अपनी हैं ही, उनको वे जिस तरीके से संचालन करती हैं, जिस तरीके से लिखती हैं, उनकी रचनाएं भी पढ़ रहा हूं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अपने एक ऐसे अपने घर के मंच पर हूं जहां मुझे बातचीत करना आप सबसे बहुत अच्छा लग रहा है। अब औपचारिकता को छोड़कर मुझे लगता है मुझे कहानी संग्रह पर आना चाहिए। उमंग जी का तो परिचय आप दे चुकी हैं।
मैं जानता हूं आप कहानी लिखती हैं, कविता लिखती हैं, गीत लिखती हैं, आलेख आदि भी आपने लिखे हैं। और एक कहानी संग्रह पहले परछाइयों के पार छप चुका है। ये दूसरा कहानी संग्रह है उनका, उसके गुलमोहरी रंग। जैसा कि मुझे देखने को मिला था, इसका पीडीएफ मुझे मिल गया था। इस संग्रह में 14 कहानियां हैं मेरे ख्याल से। और उन कहानियों में से 2-3 कहानियों पर चर्चा हो चुकी है, गुलमोहरी रंग पे चर्चा हो चुकी है, संतोष दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से उस पर बातचीत की है। कविता सिंह प्रभा जी ने भी 21 राखियां कहानी पर चर्चा की है। और मैं समझता हूं इस समय में जो इस तरह का विमर्श है, किन्नर विमर्श है, या खास तौर पे अगर किन्नर के अतिरिक्त भी जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी अपनी कैटेगरीज हैं, उनमें आने वाले लोगों की व्यथा पर लेखन का काम है, तो मैं कहूंगा बहुत कम हुआ है। मेरे एक मित्र हैं लखनऊ में, महेंद्र भीष्म, बहुत मौलिक काम उनका है। आ, उनके उपन्यास हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से उन किन्नरों को भी जानता हूं जो उनके पात्र बने हैं, वे लखनऊ में रहते हैं। तो ये मानसिकता को उमंग जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ा है, और इसके लिए वे साधुवाद की पात्र हैं। अब मैं जिन कहानियों पर बात करना चाहता हूं उन पर आता हूं। 3 कहानियों पर मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं। एक कहानी है पतझड़ में वसंत, दूसरी कहानी है मेरे पापा की बेटी, और तीसरी कहानी है विष बूटी। अगर मैं अपनी पसंद के लिहाज से बात करूं, या इन तीनों में से मुझे आ, प्राथमिकता देनी हो कि मैं किस कहानी पर पहले बात करना चाहूंगा, तो मुझे सबसे अच्छी 2 कहानियां लगती हैं जो टाई करती हैं अपने आप में, जिनमें मैं पहला दूसरा नहीं कर सकता। वे 2 कहानियां हैं मेरे पापा की बेटी और विष्णुटी। मेरे पापा की बेटी को लेकर अगर मैं कहूं तो इस कहानी को मैंने लगभग रोते हुए पढ़ा है। इस कहानी में इस तरह की स्थितियां बार बार आती हैं जहां आपके आंसू निकल जाते हैं, जहां लगता है आ, राजीव और रश्मि का दुख हम सब का दुख है। इस तरह के परिवार हमारे सामने होते हैं जो किसी कारण से टूट जाते हैं, बच्चे अलग हो जाते हैं, और वे नहीं जान पाते कि टूट जाने के बाद जो उनके माता या पिता में से व्यक्ति बिछुड़ गया है, उसके परिवार में आगे क्या घटनाक्रम चल रहा है। इस कहानी की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से आ, की है। और उसमें इंटरव्यू लेने के लिए जब बायोडाटा सामने आता है, तो राजीव चकित हो जाते हैं ये देखकर कि पिता के रूप में मेरे पिता का नाम है, और पता भी कानपुर का वही पता है जिस पते पर कभी हम रहते थे। बहुत बड़ी सामान्य एक टिप्पणी है, जिस जिस टिप्पणी को आप कह सकते हैं कि उसे अच्छा नहीं लगता ये देखकर कि कोई लड़की किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है मेरे पिता के नाम को और उस पते को। लेकिन धीरे धीरे गांठें खुलती चली जाती हैं। और पूरी कहानी के प्लॉट की अगर मैं चर्चा ना भी करूं, तो होता यह है कि कई ऐसे अवसर मिलते हैं, उसकी माँ की बीमारी के मौके पर, उसकी माँ के जन्मदिन के मौके पर, या इस तरह की बात आती है कि वह लड़की अपना जन्मदिन मनाते वक्त केक नहीं काटना चाहती। बहुत सारी गुत्थियां, वैज्ञानिक गुत्थियां हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। आ, आ, इन सब को लेकर एक कहानी आगे बढ़ती है, और सबसे सुख की स्थिति ये बनती है कि उसका जो संदेह है वो परिपक्व हो जाता है जब उनके घर में अपने पिता की तस्वीर जिस पर एक हार चढ़ा हुआ है वो उसे देखता है। तब फिर कोई किसी तरह का मुगालता नहीं रहता। तब ये स्वीकार करने की स्थिति स्पष्ट रूप से आ जाती है कि ये लड़की मेरी बहन है। और तलाक होने के बाद निश्चित रूप से मेरे पिता ने दूसरा विवाह किया होगा। और ये जो स्त्री इन दिनों दिखाई देती हैं, जिनका जन्मदिन मनाया, या जो बीमार हैं, जिनके लिए हमने प्रयास किया कि वे स्वस्थ हो जाएं, वे मेरी माँ ही हैं, सौतेली माँ आप उन्हें कह सकते हैं। तो एक बड़े अच्छी तरीके से ये सारी गुत्थी बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से कहानी का घटनाक्रम आगे बढ़ता है, और अंत में बड़ी सुखद स्थिति उत्पन्न होती है जहां दोनों मिलकर बड़े ही एक संवेदनात्मक स्तर पर वार्तालाप करते समय इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि इस गुत्थी के खुलने से पहले ही वो उसे अपनी बहन मान लेता है और कहता है तुम मेरी बहन हो, मानकर मुझे अपना घटनाक्रम बताओ। ये मानने के पीछे भी एक मनोविज्ञान है, क्योंकि आरंभ से उसे लग तो रहा ही है
कि इसे निश्चित रूप से मेरी बहन होना चाहिए। उस तस्वीर को देखने के बाद तो बिल्कुल पक्का हो जाता है। और अंत में एक बड़ी अच्छी स्थिति है कि बिना किसी दुराव के, मनमुटाव के, वे लोग एक हो जाते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं। ये एक बड़ा खुला दृष्टिकोण है। मैं समझता हूँ शायद मेरी पीढ़ी में बहुत कम तलाक हुए हैं, लेकिन मेरे आगे वाली जो पीढ़ियां हैं, जिन बच्चों के हम माता पिता हैं, हमारे आसपास के मित्रगण हैं, उनमें स्थिति बहुत अधिक है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उनमें इस समय जाने का समय नहीं है। तो आगे भविष्य में ऐसी स्थितियां हमारे आसपास में और अधिक होंगी और हमें उनके प्रति उदार होना होगा, उदारता से सोचना पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत तरीके से गढ़ी गई मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसके लिए मैं उमंग जोली सरीन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। ये इस संग्रह की बहुत बेहतरीन उपलब्धि है, बहुत अच्छी कहानी है। दूसरी कहानी पतझड़ में बसंत। कसौली में दो परिवार साथ साथ रहते हैं, उसके बाद अलग हो जाते हैं और उनके बीच में पारिवारिक संबंध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस कहानी में सबसे अच्छी बात जो मैं कहूंगा, जो बड़ा प्लस पॉइंट है, कथानक को बहुत बारीकी से बुना गया है। और कथानक की बारीकी में आप पूरी कसौली का, पूरे वहां के माहौल का और किस तरीके से एक सामाजिक सौहार्द का वातावरण हमारे इर्द गिर्द रहता है, उसे देख सकते हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद में परिवार अलग हो जाते हैं और एक परिवार उनमें से शिमला चला जाता है। जाहिर है, कसौली में रहने वाली लड़की के लिए शिमला एक स्वप्न जैसा है। शिमला रोज रोज जाने का मौका नहीं मिलता, तो शिमला जाने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और एक अवसर आने पर वह लड़की शिमला चली जाती है और जिसके पास जाती है, देखिए बड़ी चित्र लगता भी ऐसा ही है उस सौहार्द के वातावरण में कि वो मामा और मामी हैं। लेकिन मामा पुरुष है और पुरुष की एक स्थिति जो इस कहानी में दिखाई गई है वो ये है कि उसकी पत्नी बीमार है, गठिया का रोग है, वो चल चल फिर नहीं पाती है और लगता ऐसा है कि पुरुष जब अपनी पत्नी से असंतुष्ट होता है, उसे वह सब नहीं मिलता पत्नी में, तो उसका प्रयास शुरू हो जाता है कि उन चीजों को वो इधर उधर खोजना शुरू करे। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये होती है कि उस लड़की को सैर कराने के लिए, कुछ शॉपिंग कराने के लिए बाजार लेके जाता है और बाजार से ले जाने के बाद, कुछ खरीदारी कराने के बाद उसे लगता है कि लड़की प्रभावित हो गई है और उस लड़की को लेकर वह व्यक्ति एक कहना चाहिए सुनसान से पहाड़ी स्थल पर पहुंचता है और उस पहाड़ी स्थल पर पहुंचकर उसका जो शारीरिक झुकाव है उसमें वासना की गंध दिखाई देती है। उस लड़की को इस तरीके से छूता है और वो लड़की महसूस करती है उस प्रभाव को कि मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। और वहां से वह लड़की भागती हुई लौटती है। लौटने के बाद जिसे वो मामी कहती है, उसे सारा घटनाक्रम नहीं बताती, लेकिन जितना भी बताती है। सर 1 मिनट रुकिएगा आशीष जी। राधा दीदी आप अपना माइक बंद कीजिए, उससे ना शोर आ रहा है, आवाज, फिर वो परेशानी हो रही है सुनने में। नहीं, मुझे लगातार एक चित्र भी दिखाई दे रहा है। वो राधा दीदी है। और राधा दीदी प्लीज अपना माइक बंद कीजिए, मुझे भी चित्र दिख रहा है आपका, क्योंकि आपने माइक खोल कैसे बंद रखा करूं? है। बंद नहीं करना आ रहा। तो आप एक बार छोड़िए, लीव करिए, फिर दोबारा जुड़ जाना किसी से, क्योंकि सुन नहीं पा रहे हम ठीक से। आप कहीं भी टच कीजिए, आपको माइक का निशान दिखेगा, उसको टच कर दीजिए, वो म्यूट हो जाएगा दिखाई नहीं दे रहा प्लीज। मुझे तो फिर आप एक बार छोड़ करके जुड़िए। मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए भाई, सिंपल तरीका है। हाँ, प्रारंभ कीजिए। हाँ, हो गया। आप विषबूटी पर बात कर रहे हैं, ये पतझड़ से वसंत नहीं, विषबूटी कहानी है। आप आरंभ कीजिए। मैं बात कर रहा हूँ विषबूटी की। हाँ, मैं विषबूटी की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं डिस्टर्ब हुआ क्योंकि आपके कट जाने के बाद लगातार एक चित्र मैं दिखाई भी दे रहा है डिस्टर्ब और हो रही मुझे थी, इसीलिए समझ मुझे नहीं आ रहा आपको क्या हो रोकना रहा है। पड़ा। क्षमा चाहूंगी आपसे बहुत। आरंभ कीजिए। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है।
चलिए, मैं विष्णुटी की बात कर रहा था। मेरे ख्याल से जितना कुछ सुन आप पाए होंगे, उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जहां तक मैं पहुंच गया था, वहां की स्थिति है कि पुरुष चाहे जिन भी संबंधों की बात करे, ऐसा अवसर पाते ही उसमें विचलन प्राय देखने में आता है। और यहाँ भले ही वह व्यक्ति मामा है, लेकिन शॉपिंग के बहाने उसे लड़की को ले जाकर प्रभावित करने के बहाने शिमला में भी वो उसे एक ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां काफी एकांत है, और उस स्थान पर ले जाके कहता है कि आओ हम सूर्यास्त देखें। और सूर्यास्त देखने की बात के साथ साथ उसके मन में एक वासना का ऐसा प्रभाव है कि उस आ, जवान होती लड़की को इस तरीके से वह व्यक्ति छूता है कि वह लड़की बहुत आसानी से समझ जाती है कि इनके मन में क्या है, और वहां से भागती हुई दौड़ती हुई लड़की घर आ जाती है और मामी को बिना पूरी बात बताए। देखिए, स्त्रियां किस तरीके से स्त्रियों के दुख को समझती हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कहानी में इस भाव को पकड़ा गया है। वो पूरी कहानी नहीं सुनती, वो ये जानना नहीं चाहती उनके पति ने क्या किया, और वे कहती हैं कि बेटा तुम जो कह रही हो ठीक है, मैं अभी रात में तो नहीं, लेकिन कल सुबह पहली बस से तुम्हें मैं कसौली भेज दूंगी। और लड़की को कसौली भेज भी दिया जाता है। और उस लड़की की स्थिति देखिए, बहुत ही सामान्य स्थिति है। हमारे परिवारों में, हमारे आसपास के लोगों में लड़कियों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं प्राय होती रहती हैं। आज भी मुझे किसी ने बताया कि ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन लेकिन वे इन घटनाओं को अपने परिवारों में इसलिए नहीं कहना चाहती कि उससे परिवारों में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। लड़की तो बदनाम होगी ही, उस व्यक्ति के लिए भी एक बुरी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, या नहीं भी होगी, जैसी भी स्थितियां हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ वह लड़की जाके अपने घर जाकर नहीं बताती, लेकिन अगले दिन उसे सूचना मिलती है, उन्हें दौड़कर शिमला पहुंचना होता है कि मामा की मृत्यु हो गई है। और मामी कुछ नहीं कहती, कहानी बहुत ही बढ़िया नोट पे खत्म होती है कि बस बेटिया अब कुछ बोलना मत, जो भी जिस तरह की स्थितियां हैं वो स्थिति दब जाए। मैं कहना चाहता हूं बहुत ईमानदारी से, उमंग जी, ये हमारे समाज का कड़वा सत्य है, और इससे हम आंख बंद नहीं कर सकते। ये दो कहानियां आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब आता हूं उस तीसरी कहानी पर, जिस कहानी को शायद आपने बड़े मन से बुना होगा, लेकिन बुनावट के स्तर पर मुझे वो बहुत ही कमजोर कहानी लगी। वो कहानी है पतझड़ में वसंत। पतझड़ में वसंत में हम सब लोग बहुत थोड़ा बहुत अपना अक्स भी देख लेते हैं। जितने साहित्यकार हैं वे स्त्रियों को लेकर जितने संवेदनशील अपनी रचनाओं में होते हैं, उतने संवेदनशील प्राय अपने घरों में नहीं होते। मैं पूरी कहानी का कथानक नहीं बताऊंगा, लेकिन एक असहमति व्यक्त करना चाहूंगा। व्यक्ति किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करके प्रेम कविताएं लिख सकता है, लेकिन अपनी पत्नी पर अत्याचार करके उसकी करुणा को पढ़ पाए, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। आप जब किसी पर अत्याचार करते हैं तो आप उससे घृणा करते हैं। उस घृणा के तत्व के बगैर आप उसे रुला नहीं सकते, आप उसे सता नहीं सकते। और अगर आप उसे रुलाया सता लेते हैं तो फिर आप उसकी संवेदनाओं को पकड़ नहीं सकते। आप जो कुछ लिखते हैं वो जाली है, जो कुछ लिखते हैं वो नकली है। एक बात, यहां एक मेरा भयंकर डिसएग्रीमेंट है इस कहानी में। दूसरी बात, उसकी पत्नी, जिसे वो दिखावे के तौर पे कहता है ये मेरी संवेदना है, ये मेरी भावना है, जिनको आधार बनाकर मैं लिखता हूं। मजेदार बात यह है कि वैसे वो बड़ी सीधी सादी हैं, सामान्य हैं, कुछ समझ ही नहीं पाती, और वो लगातार एक डायरी लिखती जाती हैं। और वो डायरी भी इतनी महान डायरी कि उस डायरी से एक कहानी संग्रह और एक कविता संग्रह निकल आता है। और वे कविता संग्रह और कहानी संग्रह भी इतने महान कि उन्हें पहली बार में ही साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिल जाता है। तो ये कुछ बहुत 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 फिल्मी सा हो गया है। तो ये कहानी अपने आप में कहानी पर अत्याचार करती है, और जिस संवेदना को, जिस बात को पकड़ने की कोशिश की गई है, वहां से कहानी छटक जाती है। और मैं समझता हूं इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह के जो विषय हैं, उनको पकड़ने में थोड़ी संवेदना की जरूरत है। और पुरुष इतने मूर्ख नहीं होते कि अपनी पत्नी को सता के सारा आनंद ले लें। सताने के लिए बहुत लोग हैं। आप दुनिया भर की बहुत सारी सताई स्त्रियों के बारे में पढ़ के बहुत कुछ जान सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर मैं एक वेश्या पर कहानी लिखूं तो मैं वेश्यागामी हूं। मैं बार बार वेश्याओं के पास जा रहा हूं। वेश्याओं पर दुनिया में इतना लिखा गया है, और उसके माध्यम से मुझे बहुत जानकारी मिल जाती है।
तो दुनिया के दर्द, मैं दर्द पढ़ने की अगर बात करूं तो दर्द हम किसके पढ़ सकते हैं? दर्द हम अपनी माँ के पढ़ सकते हैं, दर्द हम अपनी बहन के पढ़ सकते हैं जिन्हें परिस्थितियों ने दर्द दिया है। लेकिन हम अपनी पत्नी को सताकर उसमें से कारुण्य नहीं निकाल सकते। उन संवेदनाओं को लेकर अपनी कविताएं कविताएं लिखकर हम महान नहीं हो सकते। तो ये बात मुझे कहनी थी। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके पास बहुत अच्छी भाषा है। एक और बड़ी बात जोड़ना चाहूंगा, आपकी कहानियां जो इस समय का साहित्य की कहानियों का रुझान है, जो ट्रेंड है, उससे बहुत अलग है। ये बड़ी सरल कहानियां हैं। ये भली प्रेमचंद की परंपरा में ना जाती हूँ, लेकिन कहानी कहन की एक बड़ी सरल सी परंपरा में जाती हैं, जहां सिर्फ कहानी कही जाती है, जहां एक साहित्यिक ताना बाना बुनकर कहानी को भारी नहीं बनाया जाता है। तो उस दृष्टि से ये सफल कहानियां हैं। इस समय कहानियों का ये भी एक पैरेलल दौर चल रहा है और ये दौर बहुत पढ़ा जा रहा है। मैं तो जानता हूं आप साहित्यिक, अगर कथानक वाली कहानियों की बात करें, आप निर्मल वर्मा की बात करें, आप मनु भंडारी की बात करें, आप उषा प्रेमवदा की बात करें, आप और बहुत सारी मृदुला गर्ग की बात करें, उन सब की कहानियों की आप बात करेंगे तो वहां संदेश हैं, लेकिन वहां उन संदेशों को इतना लपेटा हुआ है, वे मतलब उस खूबसूरत कालीन की तरह से हैं जिन्हें छूने में भी डर लगता है। उस तरीके से मैं कहूं तो ये जो पैरेलल परंपरा इस समय चल रही है नए लोगों की, जिन्होंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, जिनके दिमाग पर उस साहित्य का बोझ नहीं है कि हमें कुछ वैसा क्रिएट करना है, तो आप लोग सचमुच बहुत अच्छा लिख रहे हैं जो एक सामान्य पाठक के पढ़ने का है, उसके मतलब का है। तो कुल मिलाकर मैं मेरे ख्याल से समय बहुत अधिक हो रहा है, लंबा हो रहा है। मैं कुल मिला के अपनी बात को यहां खत्म करना चाहूंगा कि उमंग सरीन जी के पास मनुष्य के मनोविज्ञान को समझने का बहुत अच्छा पैमाना है, बहुत सार्थक दृष्टि है उनके पास। स्त्री विमर्श को भी ठीक से समझती हैं, भले ही बड़े सरल आईने से वे उसे देखें। सामाजिक व्यवस्था को ठीक से समझती हैं और पुरुषवादी व्यवस्था में पर बड़े अच्छे तरीके से चोट करती हैं। किन्नर विमर्श को उन्होंने छुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। ये संग्रह अपने आप में बड़ी ही सरल भाषा में लिखा गया एक लोकप्रिय संग्रह बनने के सारे गुण रखता है। मैं इस अवसर पर उमंग जी को, इंडिया नेट बुक्स को जिसने इस संग्रह को छापा है, शकुंतला जी को, और भी मेरे मित्र जहां यहाँ सविता दीदी हैं, यहाँ कविता जी हैं, आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि हम सब ने मिलकर, आप सबके सहयोग से हम सब इस संग्रह के बारे में, इसके अन्य पहलुओं के बारे में बहुत अच्छे से जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बात करने का अवसर दिया। बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आदरणीय राजेश्वर वशी जी। आपने बहुत ही ईमानदार, बहुत ही निष्पक्ष और बहुत ही सुंदर अपनी समीक्षा इस पुस्तक की कुछ कहानियों की। विषभूति का आपने बहुत, विषभूति से आपने आरंभ किया, बहुत सुंदर कहानी है। और विषभूति का शीर्षक ही मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा कि एक तो वो विषभूति वो जड़ी बूटी है जिसको खाकर वह मर गया, और दूसरा विषभूति उसका वो मानसिक विकार है जो मामा होकर उस क्षण उसका दिमाग बदल गया। शायद वो उससे नहीं गया था, पर दिमाग बदल गया। तो मानसिक विकृति ने तो पहले ही उसे मार दिया और उसके बाद पश्चाताप से वह विषबूटी खा करके मरा। आपने पतझड़ से बसंत पर बात की, तो ठीक है, यथार्थ से दूर होगी, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरा पाठक के तौर पर यह है कि दोहरे चरित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो शेखर के रूप में उमंग जी ने एक दोहरा चरित्र हमारे सामने रखा है, जो कहता तो है कि मेरी पत्नी मेरी प्रेरणा स्रोत है, लेकिन उसके ऊपर घरेलू हिंसा भी बहुत करता है। हाँ, ये बात मुझे भी थोड़ी सी विश्वसनीय नहीं लगी कि वो पत्नी इतना सुंदर डायरी लेखन करती है कि उसकी 2 पुस्तकें बन जाती हैं और शेखर उसे प्रकाशित होने देता है और अकादमी से उसे पुरस्कार मिलता है। लेकिन एक बात मुझे जो यहाँ बहुत अच्छी लगी कि वो जो पत्रकारिता के लिए आने वाली लड़की है, वो अपनी जीजी, रेखा जीजी, शायद उसमें रेखा नाम है, रेखा जीजी को पहचान कर उसे सहयोग देती है। तो यहाँ आकर वो धारणा बदलती है जो हम प्राय कहते हैं कि एक स्त्री दूसरी स्त्री की दुश्मन है। तो एक महिला दूसरी महिला को यहाँ पर सशक्त करती है, बल्कि 2 सखियां उसकी उसे सहयोग देती हैं, उसे उस अवसाद से बाहर निकालती हैं, उस स्थिति से बाहर निकालती हैं।
तो इस कहानी का ये एक सशक्त पक्ष है कि घरेलू हिंसा को भी ये हमारे सामने बहुत अच्छी तरह लेकर आती है, और साथ ही साथ महिलाओं के द्वारा महिलाओं को सहयोग देने की बात। अब क्योंकि मैं उनको बुलाऊंगी तो उससे पहले अध्यक्ष महोदय के बाद तो मुझे बोलने का अवसर मिलेगा नहीं, इसलिए जो कहानियां छूट गई हैं उनमें एक एक पंक्ति पर मैं अपनी बात रख देती हूँ। और बिब्बो कहानी जो है, बिब्बो कहानी सौतेले रिश्तों में जो जिस तरह से बच्चा पिसता है, उसकी मौसी उसकी पत्नी उसको छोड़ आती है, और जिस तरह से उस बच्ची का शोषण होता है और उसमें असुरक्षा की बात आती है। लेकिन इस कहानी को लिखते लिखते भी उमंग जी आपने एक कमाल की बात लिख दी कि उसके चाचा जो रद्दी वाला बताया, तो आपने साहित्य कहाँ जा रहा है बता दिया। रद्दी की पुस्तकों में बड़े बड़े लेखकों की पुस्तकों की जो बात कर दी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरह हम आज हिंदी साहित्य को रद्दी के भाव बेच रहे हैं। और फिर अगली कहानी आपकी है भाग्य में सेन। मैं बहुत ही एक एक मिनट में अपनी बात करूंगी कि ये भी आत्मीय रिश्तों की कहानी है भाग्य में सेन, क्योंकि अनाम मिशी को बुआ के घर आना पड़ता है और बसंत का खुले व्यवहार से मधु के अंदर संदेह जनित ईर्ष्या जन्म लेती है। तो किस प्रकार उसके भाग्य में सेंध लगती है और बाद में सब रिश्ते सुलझ जाते हैं। बहुत ही सुंदरता से आपने उसको बुना। मेरे पापा की बेटी पर तो बहुत बात हो गई, 21 राखियां पर भी बहुत बात हो गई। उसके बाद की कहानी है दुख की परछाई। दुख की परछाई तो दादी और शीनू, ये जो दोनों का जो रिश्ता आपने दिखाया, दादी जिस तरह से कहानी सुनाकर उसे विवाह में जाने से रोकती है, वो मैंने देखा यौन शोषण आपने 3 कहानियों में दिखाया है। एक दुख की परछाई में दिखाया है, एक विष बूटी में दिखाया है, और एक और कहानी है। तो दादी को बहुत ही सशक्त आपने पात्र बनाया। वो पीड़ित भी है, उसके अंदर घुटन भी है, उस पर लांछन भी लगते हैं, पति उसे अस्वीकार भी करता है, परंतु फिर भी वह अपने परिवार को संभाले बैठी है और अपनी पोती को बहुत ही तरीके से विवाह में जाने से रोकने के लिए अपनी ही कहानी सुनाती है। बहुत सुंदर बनावट है। अगली कहानी 8वीं कहानी है दो किनारे एक पुल, जो कि झूठे अहम से बचने का सुंदर संदेश देती है कि विवाहिता अगर छोटी छोटी बातों को तूल देकर अपने मायके में आ जाए और मायके वाले भी उसके अहम का ही पोषण करते रहें, उसे न समझाएं, तो किस प्रकार घर खत्म हो जाता है। लेकिन उसकी उमा और रमन की समझदारी से उसका पति तलाक के बाद भी उसे स्वीकार करने को तैयार हो जाता है। बिजली का चूड़ा बहुत ही सुंदर कहानी है। कला प्रेम जो महिलाओं में होता है उसे परिवार सहज रूप में स्वीकार नहीं करता। मेरे अपने परिवार में भी यही स्थिति है कि मैं जब कविता सुनाना चाहूँ तो सब कहते हैं क्या राग अलाप रहे हो, ये खत्म करो, बंद करो। तो उसको जल्दी से स्वीकृति नहीं मिलती, पर जब वे बीमार होती है तो उसके ससुर भी उसे पहचान देते हैं और माफी मांगने तक को तैयार देते हैं। बड़ा ही सकारात्मक अंत आपने किया है। और युद्ध अपना अपना, इस कहानी पर कहानी संवाद में भी चर्चा हुई थी कि तरसेम पहले भीख मांगने के लिए विवश होता है, भीखू बनता है, फिर एक महिला की मदद से वह तरसेम बनता है, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती और हालात उसे फिर भीखू बनाते हैं। लेकिन उसके अंदर आपने एक जज्बा पैदा किया, उस मोड़ की तो दिमाग में आ ही नहीं सकती थी। वह एकदम से जोर से झन्नाटा होता है। कहानी एक अलग बहुत ही सशक्त मोड़ लेती है कि वह सोचता है कि अब मैं पैसे जमा करूंगा और चाहे अपनी चाय का ठेला लगाऊंगा या कुछ करूंगा, और आत्मनिर्भर बनने का एक जज्बा उसके अंदर जो आपने पैदा किया वह बहुत ही सुंदर था। और जीवन के चित्र, इस कहानी में भी आपने कला प्रेम को पहले बच्चों के द्वारा अस्वीकृति दिखाई, लेकिन वही कला प्रेम मधुसूदन नाम के एक बड़े कलाकार के द्वारा जब स्वीकृत होता है तो वह उसकी आमदनी का जरिया बन जाता है और रजनी को घर में सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगता है। चल उड़ जा रे पंछी दिव्यांग पर बहुत सुंदर कहानी है। श्राप मुक्ति, श्राप मुक्ति कहानी भी बहुत ही सुंदर है। जो मैं कह रही थी कि एक और कहानी है जिसमें आपने शोषण दिखाया है, ये भी एक पिता के द्वारा अपनी ही बेटियों के प्रति कामुक व्यवहार, लेकिन
जहां वे चमन लाल की क्रूरता को आपने दिखाया है, वहीं सोहन लाल दरोगा के रूप में बहुत अच्छी सदाशयता दिखाता है। वह समझता है परिस्थिति की नजाकत को और बाहर आके कहता है कि यह खून नहीं है, वरन गिर जाने से उसकी मृत्यु हुई है। विष बूटी की बात अभी राजेश्वर वशी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से की। तो 14 कहानियों का यह सुंदर गुलदस्ता सरल भाषा रोचकता से बना गया और हमारे आसपास के किरदार, सभी सामाजिक समस्याओं को आपने लिया जो हमारे समाज में व्याप्त हैं, जिस पर हम सभी की नजर जाती है, सभी की दृष्टि जाती है, सभी का मन कचोटता है, लेकिन हम लिखने का साहस शायद नहीं जुटा पाते। वो काम आपने किया और नारी मन के बहुत सारे पहलुओं को परत दर परत आपने उधेड़ कर रखा। आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं आज के इस उत्सव में इस वामा अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष और आज के आयोजन के अध्यक्ष हम सबको उन्हें आमंत्रित करने से पहले एक बात मैं और भी बताना चाहूंगी कि ये जो वामा अकादमी संजीव जी ने बनाई है, इसमें सभी प्रांतों में, सभी राज्यों में और सभी देशों में उन्होंने पदाधिकारियों के रूप में इस मंच को चलाने की कमान महिलाओं के हाथ में दी है। वे कभी हस्तक्षेप नहीं करते, ये कार्यक्रम हम स्वयं करते हैं। मैं बहुत आभार भी व्यक्त करूंगी कि दिल्ली इकाई का अध्यक्ष उन्होंने मुझे बनाया और मैंने उपाध्यक्ष के रूप में अपनी प्रिय सखी उमंग सरीन को चुना, जिससे मेरा काम बहुत सरल हो गया। वे बखूबी इस दायित्व का निर्वहन करती हैं और राष्ट्रीय निदेशक के रूप में हमें आदरणीय संतोष श्रीवास्तव जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता है। तो इतना सुंदर मंच देने वाले और इतना खूबसूरत 300 से ऊपर आपकी किताबें हैं, इंडियन नेटबुक से आपका प्रकाशन होता है और आप कहते हैं कि चाहे 100 ही रुपए एक महीने में खर्च किए जाएं, पर पुस्तक पर खर्च किया जाना बहुत आवश्यक है, जिससे पढ़ा भी जाए और पुस्तक खरीद कर पढ़ने की आदत भी पड़े। तो ऐसे सुंदर आदर्श को स्थापित करने वाले, 300 से अधिक पुस्तक लिखने वाले इंडिया नेटबुक्स प्रकाशन के प्रकाशक महोदय और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करने वाले वामा अकादमी के अध्यक्ष और आज के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी को मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। आप आइए और उसके गुलमोहरी रंग पर आप अपनी बात रखिए, क्योंकि आपकी बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुस्तक आपके यहाँ से प्रकाशित हुई है और इसका प्रकाशन बहुत ही अच्छा है। मुश्किल से एक आध वर्तनी की अशुद्धि ढूंढने पर आपको मिलेगी। फॉन्ट बहुत अच्छा है और बहुत ही की बात हम कर चुके हैं। तो बहुत सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी। सर आप हैं यहाँ पर? मेरा माइक पता नहीं कम म्यूट हुआ, मुझे मालूम नहीं, मैं तो बोलती ही जा रही थी। उमंग जी कृपया मुझे बताइए, सर दिख रहे हैं? संजीव जी दिख रहे हैं? आप दिखाई तो दे रहे आपकी सारी बातें हैं। सुनाई दे रही थी, आपका माइक म्यूट नहीं था। निश्चिंत अच्छा रहिए, अच्छा, अभी बिल्कुल हुआ सब होगा। सुनाई दे जी, तो डॉक्टर सर का वीडियो ऑफ है लेकिन वो हैं, मैं फोन करती हूँ फिर उनको, क्योंकि उनके बिना कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, वो तो अध्यक्ष हैं भाई आज के। यदि तब तक हम श्रोताओं से ले लेते हैं, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आप उमंग सरीन जी की इस पुस्तक पर या उन पर अपने विचार रख सकती हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, जब तक हमारे अध्यक्ष महोदय नहीं आ रहे हैं तब तक। हाँ शकुन जी, मैं तो अभी ये पुस्तक पढ़ नहीं है सर आप आइए, और मैं सर आप आइए, आपका वक्तव्य होना है। शकुन जी, मैं
2 जी मिनट जी बोल देती हूँ। उमंग जी पर, हाँ हाँ, उमंग जी। नमस्कार नमस्कार। मैंने ये पुस्तक पढ़ी नहीं है, लेकिन आज मैंने इसकी एक एक कहानी आप सभी के मुख से सुनी है और उसकी समीक्षा जो सुनी है, तो मैं बहुत ही गर्व के साथ, क्योंकि उमंग जी मेरी बहुत ही प्यारी सखी हैं, और वो एक कहानी तो आज मैंने उनकी जिसके संदेश जो आपने बताए हैं या किरदार जो आपने बताए हैं, उन्होंने हर विषय को छुआ है, या आप लोगों के माध्यम से पता चला है। लेकिन मैं उनके, वो हरफन मौला हैं, वो एक उत्कृष्ट कवित्री भी हैं, एक लेखिका बहुत अच्छी हैं, और उसके अलावा एक उनको समाज में किस तरह से आगे सबको लेकर जाना है, और एक मित्रता, मैं उनसे नेपाल में बहुत अधिक उनके साथ रहने का अवसर मिला, और उसके बाद दिल्ली आई तब भी मैं मिली। तो लेकिन बहुत ही प्यारी इंसान, तो जिस मानव में, जिस व्यक्ति में इतनी संवेदनाएं हो, जिसका हृदय इतना पाक साफ हो, तो निश्चित रूप से वो हर विषय को छुएगा और उसकी तह तक पहुंचेगा। तो ये सब आपकी कहानियों ने, जो आप लोगों ने मुझे बताया, मुझे पता लगा, तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और अब शायद आपकी अध्यक्ष जी से, और मैं सविता दी को भी सुना, आपको भी, आपका संचालन बेमिसाल, बहुत ही, आपकी शब्द संपदा, आपके बोलने का ढंग बहुत ही अच्छा। और मैं यहाँ बाकी सभी को देख पा रही हूँ, सबने बहुत अच्छा बोला, और इससे पहले आदरणीय राजेश्वर जी ने भी बहुत अच्छा एक एक बात बताई। तो उमंग जी, आपको और आप जो ये कार्यक्रम करवा रही हैं, आप संचालन कर रही हैं, सभी को मैं बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और आप अध्यक्ष महोदय जी को सुनिएगा, और मैं फिर से जी पीछे बैक बहुत बेंच बहुत में बैठ धन्यवाद। जाती हूँ। उमंग बहुत जी धन्यवाद। आप भी एक बार कीजिए, उनका ये आ रहा है कि आपकी कॉल में मैसेज छोड़ दो, तो मैंने मैसेज छोड़ दिया है। तब तक हम राधा दीदी को बुला लेते हैं। राधा दीदी भी आपसे बहुत अच्छे से परिचित है। राधा दीदी केवल 1 मिनट आप अपनी बात रखिए, लेकिन माइक म्यूट कर लीजिएगा उसके बाद। बहुत ही स्वागत है, राधा दीदी बहुत अच्छा लिखती हैं, उनकी शकुंतला जी, लेखनी। अगर आप अनुमति दें तो मैं विदा ले लूं आपसे। जी जी जी, हैं? बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतना समय दिया हम संजीव जी की प्रतीक्षा ओके करने के लिए। ओके, अभी मेरी बेल बजी है, मुझे लगता है कोई आ गया, मेरे हाँ, घर में आना था। ठीक बहुत है, थैंक यू दी, थैंक यू प्रणाम राधा बहुत दीदी। प्रणाम आपको, बहुत मुझे नमस्कार 2 सविता लाइनें दी, नमस्कार, मेरा भी नमस्कार स्वीकार है। चलिए, अरे धन्यवाद सभी का मीना स्वागत। दीदी, मैं बहुत भी बहुत वो स्वागत है कार्यक्रम आपका। खत्म करके जुड़ गई हूँ अब। मैंने कहा बस लास्ट में ही जुड़ जाऊं, चाहे हाँ थोड़ा सा। आपका वो था, कोई बात हाँ, नहीं, आपका कोई बहुत बात बहुत स्वागत नहीं, है, 1 घंटे बहुत में वो स्वागत। खत्म हो गया था बस। जी जी 5-6 लोग थे। जी। कोई बात नहीं। मुझे 2 यदि लाइनें बोलना मैंने श्रोताओं में कोशिश से कोई अपने विचार रख तो मैं उसको आमंत्रित कर। 2 लाइनें बोलने के लिए बोला। जी राधिका स्वागत बोल है। रही 2 लाइनें। उमंग की मैंने पूरी किताब पढ़ी है, मैं खरीद के लाई थी विश्व पुस्तक मेले से, इसके लिए आपको और बधाई। मैंने पूरी किताब पढ़ी है। बात है। और हर कहानी से मैं बहुत ज्यादा चमत्कृत हुई, बहुत ज्यादा। तो हर कहानी में कोई ना कोई संदेश है, हर कहानी में। और शुरुआत मतलब ऐसे सहज प्रवाह की उत्सुकता बनी, तब तक छोड़ने को मन नहीं करता। बल्कि जी दोबारा भी पढ़ूंगी मैं उसको, अभी दोबारा भी जी, पढ़ने का मन है। जरा आंखें साथ नहीं देती इतना, दोबारा भी पढ़ती मैं बहुत उसको। बहुत धन्यवाद दीदी। आपको इसलिए बधाई कि आप पुस्तक खरीद कर लाई, पहली बधाई आपको इसलिए कि आपने पूरी पुस्तक को पढ़ा, नहीं तो लोग लाकर रख देते हैं। और तीसरा, पुस्तक को आप पढ़ती ही चली गई, लेकिन मैं सच बताऊं तो मैंने रुक रुक कर पढ़ी, क्योंकि वो मतलब कहानी पढ़ने के बाद मैं उसमें से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। तो मैं अगली कहानी कैसे पढ़ना आरंभ करती, डूब गई। और सच, रात में वो खट 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 मेरे दिमाग पर करती थी कुछ कहानियां, विशेष रूप से मेरे पापा की नहीं, बेटी। वाकई वाकई, तो जो दादी और पोती का हाँ संभव है कहानी, दादी पोती वाली, वो तो जी अंदर एकदम बिल्कुल दिल में अब तक भी घूमती रहती है वो। जी बिल्कुल। उमंग जी आपकी बात हुई? नहीं, उनका नहीं लग रहा फोन, उस पर जा रहा है वॉइस रिकॉर्डिंग पे, अच्छा, हमारे उठाया साथ नहीं। सुरक्षा जी है। सुरक्षा जी, यदि आप कहना चाहें तो मैं आपको 1 मिनट के लिए आमंत्रित करती हूँ। बहुत स्वागत है आपका। आप गुरुग्राम से हैं, कवित्री हैं, कहानी भी लिखती हैं। आपके पास भी उमंग जी की ये पुस्तक है, तो आप अपने विचार यदि रखना चाहें तो मैं आपको सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। शायद नहीं है।
मुझे क्योंकि पता नहीं चल पा रहा। सुनीता बंसल जी, यदि आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि आप जुड़ी हैं, आपने सबको सुना है, यदि कुछ शकुंतला भी जी, आप मैं भी कहना हूँ चाहें तो। बहुत देर से। ओ प्रीति, स्वागत है प्रीति मिश्रा जी, बहुत स्वागत। कुछ कहो, पुस्तक आपने भी पढ़ी है, इसलिए आप कुछ कह दीजिए, अपने विचार रखिए। मैं सच बताऊं, मैंने ये पुस्तक तो बहुत मन से पढ़ी थी और इसकी कहानियों से मैं बेहद प्रभावित हूँ। हम्म, किंतु आपको भी पता है कि अभी 8-10 दिन से मैंने ये कहानियां नहीं पढ़ी। एक एक निगाह मार लेती ना, मैं हर कहानी पे कहती। बिल्कुल। और जो जो कहानियों के बारे में आप लोग सब कह चुके हैं वो मैं रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन इतना शानदार लेखन है उमंग जी का कि वाकई पुस्तक को ना एकदम लाइब्रेरी में सबसे आगे रखा हुआ है मैंने। बिल्कुल और ठीक कह आप रही लोग बहुत डिटेल में ये सब कुछ कह चुके हैं और मैं तब से सुन रही थी, बल्कि इसकी समीक्षा इतनी बढ़िया हो है कि मैं जनरली फोन ऑफ कर देती हूँ, मेरा फोन दिमाग में घूम रही है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लिखा है उमंग जी, इसके लिए बधाई की पात्र हैं। और मैं उनसे कहती भी हूँ कि मुझे हमेशा ऐसे लगता है जैसे कभी कभी मुझे उसमें शिवानी जी की झलक आती है, कभी मुझे कहीं कहीं अमृता प्रीतम की झलक आती है वाह उनके वाह उसमें, क्योंकि वो साफ साफ लिख देती हैं। वाह। सबको ही नहीं लिखते इतने साफ साफ, वो लिख देती हैं। और बहुत सारे टॉपिक ऐसे पकड़े हुए हैं उन्होंने। ये ये बस मुझे थोड़ा वो लगता है कि जैसे कि 3 कहानियां उन्होंने स्त्री के शोषण पे लिख दी है ना। तो मैं इस बात को मैं थोड़ा कम पसंद कर रही हूँ, वरना बाकी चीजें मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। मैं तो कह भी देती हूँ, मुझे लगता है कि वो जितनी उनकी कलम में ताकत है ना, तो उस ताकत को जरा मर्दानी स्त्रियां दिखाने में उनको यूज करना चाहिए, ऐसा मेरा बिल्कुल विचार है। उनके पास बहुत शक्ति है और शब्द इतने अच्छे हैं और बह जाता है इंसान उनको पढ़ते पढ़ते। उनकी किताब पढ़ के रखने का मन नहीं होता है। बिल्कुल। और आप लोग पे कह चुके हैं, इसलिए मैं कुछ अलग कहना चाह रही थी और मुझे बस इतना ही कहना बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले की पढ़ी हुई अब हम लोगों को नहीं याद रहती। उमंग जी को पता है कि रात को पहले 12:30 तक मैंने ये किताब पढ़ी और सुबह उठ करके फिर दोबारा। तो सारी कहानियां कल से लेकर आज तक मैंने दोबारा पढ़ी, नहीं तो शीर्षक से याद ही नहीं आता कि कौन सी कहानी में कौन सी समस्या थी। ये तो याद रहता है कि कहानी बहुत अच्छी थी, पर उस कहानी में क्या था शीर्षक से याद नहीं आता एकदम से। बहुत धन्यवाद। यदि कोई भी विचार रखना चाहे तो केवल 1 मिनट में आप रख सकते हैं, नहीं तो मैं, संतोष दीदी है मंच पर, मैं उनसे पूछती हूँ कि हमें क्या करना है। संतोष कौन दीदी बात कर रही बताइए, है? हम क्या करें। शकुन जी बोलना चाहती हैं कुछ। शकुन जी कौन है? मेरी बहन मैं है। ही हूं ना। ओ, मैं तो बहुत यही बहुत सोच रही हूँ कि मेरा नाम बहुत बहुत स्वागत है शकुन जी, बहुत स्वागत है भाई। मुझे भी लोग शकुन ही कहते हैं, तो शकुन नाम पढ़ के मैंने कहा मैंने शकुंतला लिखा था, ये शकुन क्यों आ रहा है। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है आपका। आप अपना वीडियो बहुत दीजिए। बधाई। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रही हैं। मतलब अच्छा लग रहा है ना, 1 सेकंड के लिए भी मैं फोन म्यूट पे नहीं डाला और मतलब उठकर नहीं मैं कहीं गई। बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा लग और रहा है मुझे धन्यवाद। प्रोग्राम। और दीदी के लिखने का जो तरीका है वो इतना अच्छा है कि हम उसी परिवेश में पहुंच जाते हैं, वहां से निकलने का मन नहीं करता। इतनी हर कहानी कुछ ना कुछ संदेश लिए हुए है। हर कहानी इतनी मतलब तन्मयता से हम पढ़ते हैं, उसमें इतना खो जाते हैं कि जो जो विचार जो जो संवेदनाएं वो उस कहानी में दे रही हैं, वो सब आप अपने आप में महसूस करने लगते हैं। तो जी ये बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई है उनको। कहानी के अलावा उनके गीतों में जो गीत वो लिखती हैं उनमें भी इतना अच्छा वो लिखती हैं। और गाती हैं तो और भी अच्छा लगता है। इतनी मधुर जी आवाज में जब वो गाती हैं या जब लिखती हैं कहानियां, मेरे को कई बार वो पहले सुनाती हैं मुझे अपनी, तो मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि, और इतनी मतलब जीवन के इतने मतलब अपनी सही सारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाँ, पूरी करके उन्होंने लेखन
स्टार्ट किया और इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, ये सच में ही एक गॉड गिफ्टेड बिल्कुल चीज है बिल्कुल, उनके बहुत पास। धन्यवाद। आप हमेशा ऐसे ही लिखते रहें दीदी और ऊंचाइयों को वाह, छूते बहुत रहें। सुंदर आपने बात कही। और मंजुला श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं आपको सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। मंजुला श्रीवास्तव जी। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। मैं नमस्कार सभी को, नमस्कार। और विशेष रूप से उमंग जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी प्यारी सखी हैं, और आपको बहुत बधाई, ढेर सारी बधाई। और मन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, कविता जी को मैं जानती हूँ, शकुंतला जी, सभी को नमस्कार। और मैं उमंग जी की कहानी पढ़ी तो नहीं हूँ, इस किताब को नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन हाँ, एक एक को सुनकर ऐसा लग रहा है कहानी पढ़ चुकी हूँ मैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि पहले पांचवी बार में से जुड़ी हूँ मैं, 4, उसके बाद से मैं लगातार सुन रही हूँ। घर में दीपक जलाना, मैं दीपक नहीं जलाया अभी तक, क्योंकि मैं लगातार सुन ही रही हूँ। मैं भी बहुत मुश्किल से जुड़ी। इतना मैं कह सकती हूँ उमंग जी के लिए कि आप एक बहुत विशाल हृदय, खूबसूरत व्यक्तित्व, संवेदनशील और शब्द संपदा की धनी है। जितना मैं इनको जान पाई, जितना मैं जान पाई, आप मंच की पथगामिनी परिवार की परामर्शदाता भी हैं। और विशाल हृदय इसलिए कह रही हूँ कि जरा सा कुछ कह दो, तुरंत तैयार हो जाती हैं करने के लिए, ये इनकी विशेषता है। और सखी माना है, मैंने भी सखी माना, आपने भी एक दूसरे को सखी माना है, तो हम एक सखी के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला हमारा धर्म है कि हम एक दूसरे बने रहें, एक दूसरे के साथ बने रहें, हमेशा बने रहें। और मैं प्यार से आशीर्वाद क्या दूंगी, ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि उमंग जी की लेखनी ऐसी आगे बढ़ती रहे, और किताबें आती रहें, और कहानियां लिखती रहें। यदा कदा मैं उमंग जी को फेसबुक पर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि जानती हैं जैसे मन चलाने वाला थोड़ा समय कम मिल पाता है, फिर भी मिलता है तो मैं पढ़ लेती हूँ, छोड़ती नहीं, पढ़ने की एक आदत भी है। तो पढ़ करके मैं जवाब भी देती हूँ। उन कहानियों में कुछ विशेष बात होती है, ये तो बिल्कुल सच है। हाँ, जैसा कि आपने कहा, याद नहीं रहता शीर्षक, किस कहानी में कौन सा शीर्षक गड़बड़ हो गया, तो शायद ये उम्र का ये दोष है कि शायद लोग याद नहीं रख पाते अब। लेकिन हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इतनी देर से जुड़ी हूँ। हाँ, शकुंतला जी से एक बात जरूर कहूंगी, अगर मौका मिले तो मेरी किताब की भी समीक्षा इस मन से करवाई जाए, क्योंकि जरूर जरूर मौका मिला है। जरूर करवाइए, मंच सबके लिए है। मंच पर आप बताइए, हम उसी के अनुरूप अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाएंगे। आप पुस्तक दीजिएगा। पुस्तक है मेरी, 20 कहानियों का संग्रह है, मंजू जरूर कहानियां। जरूर। 3 साल। शकुंतला जी नमस्कार, मैं भी जुड़ी हुई हूँ, 2 अंजू शब्द मैं जी, उमंग जी आपका के लिए स्वागत है। आप जी सभी जी को बहुत जी आभार। और उमंग शकुंतला जी 2 शब्द मैं भी कहना जी चाहूंगी। जी, क्रम से। अब वीणा दीदी बोल रही हैं, वीणा दीदी के बाद अंजू बोलेगी। जी बोलिए वीणा दीदी, आपका वीणा दीदी के बारे में। जी, बहुत मंजुला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत वीणा दीदी हमारे गुरुग्राम की पहचान है, बहुत ही सशक्त कवित्री हैं, वन काम में राष्ट्रीय संरक्षक हैं। बहुत बहुत स्वागत है वीणा दीदी आपका। जी शकुन जी, मैंने थोड़ा सा सुना क्योंकि वो कनाडा की कोई बात गोष्ठी थी, मुझे जी जी, सुनना, पर पूरा ये आपकी सुनना था अच्छे लगन से, और प्रेम है लेकिन कि आप जितना फिर भी सुना आई। फिर मैंने तुरंत वहां से मैंने कहा सुन लेती हूँ जरूर। सबसे पहली बात है, मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि उमंग जी मेरी बहुत ही प्रिय सखी है, हृदय के बिल्कुल नजदीक नजदीक है, एक प्रतिष्ठित कवित्री है, और जो इनकी सोच है वो बहुत ही सुलझी हुई है। क्योंकि क्या होता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो बोलता है रचनाओं में। तो जब हम इनकी कविताओं को मैं सुनती हूँ या जो ये गाते हैं, जो प्रस्तुतिकरण है, तो कहते हैं वानगी होती है हर चीज की। दमयंती जी हमारे साथ हैं, मैं उनका स्वागत करना बहुत चाहती बहुत हूँ, और नमस्ते। कविता जी हाँ सब लोग, नमस्कार, मंजुला हाँ जी नमस्ते। हाँ। तो मतलब क्या होता है कि वानगी किसी भी चीज, जैसे हमने कोई चावल पकाए, एक चावल देखते हैं, उसी तरह से जो इनका चिंतन का जो स्तर है वो बहुत ऊपर है। तो एक चीज हमने अगर देखी तो, क्योंकि एक लेखक उसी तरह से उसी स्तर पर लिखता है, तो इनका स्तर बहुत हाई है। और अभी मुझे पुस्तक मिली और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन मैंने इनको वादा किया कि एक दिन पढ़ के मैं अच्छे से उसकी समीक्षा करके देती हूँ।
अब तो आपका और पेनल्टी है समीक्षा भी करना और प्रकाशित भी करना और यहाँ फिर पर शकुंतला जी संचालन करें जिस कार्यक्रम का, बहुत ही सचमुच में इनकी भाषा पर बहुत प्यारा जो है, पकड़ है, किसी भी कार्यक्रम का जब ये बिल्कुल। संचालन करते हैं अद्भुत हो जाता है अपने आप ही। बहुत तो मैं उनको भी बधाई देना चाहती हूँ और सभी को मैं बहुत दिल से बधाई देती हूँ कि इतनी सुंदर मतलब रचनाएं आप करते हो। तो निश्चित रूप से कहानियां बहुत खूबसूरत होंगी। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद दीदी। अब मैं जी। डॉक्टर अंजू अग्रवाल उत्साही जी, आप अपनी बात रखिए। जी, उमंग जी को बहुत बहुत बधाई। और शकुंतला जी का इतना अच्छा संचालन चल रहा है और इतनी अच्छी समीक्षा सबकी हुई कि ऐसा लगा ही नहीं कि हमने कहानियां नहीं पढ़ी हैं। मतलब कहानियां ना पढ़ के भी समीक्षा से हमें बहुत कुछ जानने को मिल गया। मिल जाता है। इतना कहना चाहूंगी, वो जितनी सहज उनका व्यक्तित्व है उतनी सहज उनकी लेखनी है। मैंने कहानियां तो नहीं पढ़ी लेकिन उनकी लघु कथाएं, कविताएं, माहियां पढ़े हैं, तो बहुत ही सहजता और बिल्कुल वो वैसी ही लगती हैं। और जीवन में जितनी भी हमारे आसपास जितनी भी छुपी हुई सच्चाई है वो उनको उजागर करती हुई नजर आती है और बिल्कुल वास्तविकता से उनका बहुत ही गहरा नाता है। तो मुझे उनकी लेखनी बहुत ही अच्छी लगती है और उनका व्यक्तित्व उससे भी ज्यादा सरल और सहज लगता है। तो उमंग जी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद अंजू जी। और शायद संजीव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन्होंने हमें कहा था, और ये उनकी उदारता है, मांगी हुई तारीख पर, मांगे हुए समय पर हमें सारी व्यवस्था करके देते हैं। तो विधिवत आभार के लिए मुझे लगता है आज की उत्सव मूर्ति आदरणीय उमंग सरीन जी को ही आमंत्रित करती हूँ। आइए, आप सबका विधिवत शकुन जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी। मैं असल में ना आज मैं काफी बीमार थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैं अभी आप देख रहे होंगे, मैं आज इतने दिन बाद पहली बार ये 3 घंटे यहाँ बैठी हूँ। सिर्फ इन्होंने मुझे बोला समय नहीं, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था तो 1 हफ्ता एडमिट थी, तो इन्होंने बोला समय और सुविधा हो तो आना। तो मैंने इन्हें बोला आपके लिए समय और सुविधा हमेशा है, तो इसलिए इनका इतना प्यारा आग्रह और मैं इनको बहुत पर मैंने कुछ विशेष किया नहीं, मैंने कुछ विशेष आप लोगों से सुना और पाया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप सबको सुना और आपका संचालन भी, और कविता जी सब लोग यहाँ हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ बैठ गई और थोड़ा मन भी बदल गया। आराम कीजिए, मुझे बहुत खराब लग रहा है। नहीं, आराम कर लें आप बेशक। हाँ, आराम से बैठी हूँ, आराम से बैठी हूँ। अब इनका सुन के फिर बंद करेंगे। एक क्षण में आभार व्यक्त करने के लिए उमंग सरीन जी को आमंत्रित करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल आइए और सबका आभार व्यक्त। स्वागत है, बहुत स्वागत। शकुंतला जी, मैं किन शब्दों में आभार प्रकट करूं, शायद मेरे पास उतने शब्द हैं ही नहीं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जब मैं आई प्रोग्राम में तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई कॉपी चेक कराने के लिए अपने प्रोफेसर या प्रिंसिपल के सामने खड़ा हो, और मैं पूरे उससे आश्वस्त थी कि आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और अंदर से मेरे मन में डर भी था कि पता नहीं क्योंकि कितनी कमियां होंगी मुझे नहीं पता है, लेकिन जब गुरु लोग पढ़ेंगे तो वो कौन कौन सी मेरी कमियां निकालेंगे, उस मैं पूरा उसको ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। और जितना भी मुझे सीखने को मिला राजेश्वर जी से, संतोष जी से, सविता चड्डा जी से, आपसे, कविता जी से, जो हमारे वक्तागण थे, वो मेरे लिए एकदम सिर माथे पर है। जो भी जहां भी मैं अपने आप को थोड़ा सुधार सकूं उसके लिए बहुत काम आने वाली चीजें हैं ये। तो आपका बहुत बहुत आभार शकुंतला जी, बहुत ही सुंदर संचालन आपने किया और आपका स्नेह मुझ पर हमेशा ही बना रहता है। और जो मेरे साथ मेरी सखियां जुड़ी हैं उनके लिए तो विशेष रूप से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। दमयंती जी तबीयत ठीक ना होने के बाद में भी पहुंची हैं, बहुत शुक्रिया। राधा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अंजू साही जी आपका, और वीना जी एक प्रोग्राम को खत्म करके और दूसरे मेरे लिए यहाँ पे आई हैं, उनका भी बहुत आभार। मंजुला श्रीवास्तव जी जो पथगामिनी समूह चलाती हैं, उनकी पत्रिका भी आती है, बहुत व्यस्त रहती हैं, फिर भी वो आई हैं। और शकुन मेरी बहन यहाँ पे उपस्थित रही, उसका भी मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और किसी का नाम अगर छूट गया हो तो शकुंतला जी
सुरक्षा जी। सुरक्षा जी बहुत समय हाँ। तक जुड़ी हुई थी, मुझे लगता है कोई बात बाद नहीं, में शायद कोई बात नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो नाम किसी लेकिन का क्यों रहे। वो थी। और सबसे बड़ा आभार है आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी का, जिन्होंने सारी व्यवस्था बनाई, जिन्होंने मेरी बुक को प्रकाशित किया और बहुत ही सुंदर किताब मेरे हाथ में उन्होंने दी। आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। कविता, आपका नाम लिया ना मैंने कहीं? बढ़िया। बहुत बहुत अभिभूत हूँ, और गलतियां थोड़ी सी जो निकली हैं वो मेरे को बहुत सबक देंगी, मेरे को सुधरने का मौका मिलेगा उससे। और आप सबकी प्रतिक्रियाओं के लिए मैं बहुत बहुत उमंग जी, आपने बहुत अच्छी तरह आभार व्यक्त किया, लेकिन ये गलतियां नहीं है, सुझाव है, नहीं है, सुझाव है। पाठक का अपना अपना एक बिल्कुल ठीक दृष्टिकोण कहा। होता है। ये ऐसा सबका नजरिया है, सबका अलग अलग जैसे नजरिया। आदरणीय संतोष जी ने बोला ना कि उसके गुलमोहरी रंग, तो मैं भी सोच रही थी गुलमोहर के रंग तो चेंज नहीं होते, मधुमालती के होते हैं जी। मधुमालती का फूल रंग चेंज करता है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात सुझाई जो मेरे वो दिमाग में सुझाव नहीं है, आई सुझाव है, वो गलतियां सुझाव, नहीं है। हाँ वो नहीं है, सुझाव। सुझाव और है। ऐसे ही राजेश जी ने जो बोला, राजेश्वर जी ने बोला, तो उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा मेरे सामने। तो वो एक दूसरी दृष्टि से हम हर एक परिस्थिति को देख पाठक के सकते हैं, दृष्टिकोण को लेकिन ध्यान से समझना सुनते बहुत हैं तो जरूरी निखरते हैं आगे के लिए, ये बात है। निखरते हैं। तो मैं बहुत अभिभूत हूँ, और बहुत ही मतलब मैं तो चाहती हूँ कि हमें जितना भी सुधरने का मौका मिले, जितने भी सुझाव मिले, उतने सिर माथे। तो आज उन सभी का बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा बहुत धन्यवाद, मुझे भी आमंत्रित करने के लिए बहुत आप धन्यवाद। स्वस्थ हो जाएं जल्दी। हाँ कविता जी, बिल्कुल ठीक हूँ अभी। आप आज आधी और लग ठीक रहे हो हो गई आप। हूँ। नहीं, आप अपना बहुत ध्यान रखो भाई, आप ना सच लग अभी रहे हो ठीक हूँ, थोड़ा अभी सा। बेटर हूँ, बेटर हूँ। ठीक हो जाओ अब जल्दी। तो हॉस्पिटल से आए हुए भी 4-5 दिन हो गए वापस। टेक केयर, ठीक अपना हो, ध्यान बाय बाय। रखें। अच्छा, तो अब चलते हैं। बाय। बहुत बहुत शानदार शुक्रिया, संचालन, बहुत शुक्रिया चंदा दीदी, बहुत बहुत सच में शुक्रिया। आनंद आ गया। बहुत शुभ धन्यवाद, रात्रि। बहुत शुभ धन्यवाद। रात्रि। ओके जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को, नमस्कार। मैं तो लास्ट में अब जाऊंगी, चलते लास्ट हैं। में जाऊंगी। सबको शुभ रात्रि, सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ अच्छा, तो अब चलते हैं, शुभ रात्रि दी, फिर शुभ कल रात्रि। मिलोगे। हाँ, जब जल्दी तुम मिलेंगे, कहोगे 3 तारीख को। आधी रात को। अरे ये कट नहीं रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से कट रहा है, ये कटेगा कहाँ से भाई? ये देखो अभी। अच्छा, हाँ ये लीव यहाँ पे ऊपर से, ठीक है।